ओके हर्षिता, वीरू, गुड आफ्टरनून ना। एक बहुत ही ख़राब दिन मार्केट के लिए, और कल हम बात कर रहे थे कि बस यहीं पे मार्केट को बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने देखा ही था मार्केट में, कल या परसों बात कर रहे थे शायद। जी हाँ। और ये देखिए मार्केट किस तरीके से गिरा। देखिए निफ्टी 1% नीचे, लेकिन दिक्कत निफ्टी की नहीं है, दिक्कत मतलब निफ्टी में भी दिक्कत है, लेकिन दिक्कत पोर्टफोलियोज़ में है। आज पोर्टफोलियोज़ में मार पड़ रही है भारी। देखिए ज़रा एक बार आप लेकर आइए मिड कैप इंडेक्स, और मिड कैप इंडेक्स करीब करीब ये देखिए 2.5% नीचे इस समय मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही ख़राब दिन मार्केट के लिए। आज थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे मार्केट के ऊपर क्यों इस तरीके का प्राइस एक्शन आ रहा है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप, और मिड कैप स्मॉल कैप की क्या बात करें, इंडसइंड बैंक चौथा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो 20% डाउन है। तो फिर छोटे स्टॉक की क्या ही बात करें, लेकिन बहुत बहुत ख़राब दिन मार्केट के लिए। जी हाँ, चौतरफा बिकवाली, और ऐसा शायद ही पॉकेट रहेगा जहाँ पर आज थोड़ी सी सोलिस मिल रही हो। अनुज, तो मैं आपसे यही सबसे पहले पूछने वाली थी, हो क्या रहा है? इतनी पैनिक की ज़रूरत क्या आपको लग रही है कि कोई ऐसी कुछ चीज़ है जो मिस कर रहे हैं हम लोग? हर्षिता, स्टॉक मार्केट में यूफोरिया और पैनिक दोनों जब भी होते हैं तो मार्केट यूफोरिया में फेयर वैल्यू से ऊपर आती है, पैनिक में फेयर वैल्यू के नीचे आती है। इस समय मार्केट में पैनिक है, और ये मार्केट का पैनिक है ना, ये है बेसिकली स्लो डाउन फेयर। आई थिंक कुछ देर पहले लक्ष्मण जी ने भी एक न्यूज़ भेजी थी कि इवन सरकार को भी लग रहा है कि थोड़ा सा जीडीपी का रिस्क है। तो मार्केट में अब ये जो रिस्क हैं ये फंडामेंटल्स को लेकर है। अब ये मार्केट लेवल वाली मार्केट नहीं रह गई है जिसमें बस आपने एक लेवल डिस्कस किया, वो ब्रेक हो गया। अब कितने दिन से बात हो रही है कि ये लेवल कोई सिग्निफिकेंस रहा ही नहीं है, मार्केट एक के बाद एक लेवल तोड़े जा रहा है। तो अब ये मार्केट क्या कर रहा है? अब ये मार्केट आपको डाइजेस्ट कर रहा है कि इकोनॉमी में आखिरकार हो क्या रहा है, इकोनॉमी में इस समय हो क्या रहा है, ये मार्केट डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर बैंकों के नंबर ख़राब आ रहे हैं, अगर कंजम्पशन के नंबर ख़राब आ रहे हैं, और कंजम्पशन के नंबर ख़राब आएंगे तो बैंकों के अपने आप ख़राब आएंगे, क्योंकि वो बैंक उन्हीं को फाइनेंस करते हैं। तो इसकी वजह से एक दिक्कत रहेगी मार्केट में। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड किया, बट अदरवाइज जैसे आईटी हो गई, फार्मा हो गए, बेसिकली वो कंपनियां जो शायद इंडियन इकोनॉमी पे इतनी डिपेंडेंट नहीं है, एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनके नंबर्स फिर भी ठीक ठाक आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सारे नंबर्स ख़राब हैं, कुछ बीच बीच में अच्छे भी आ रहे हैं। जैसे बीईएल का नंबर अच्छा आ गया फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एक आध बीच बीच में अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन वो अच्छे नंबर ढूंढने पड़ रहे हैं, और वो अच्छे नंबरों पर भी कोई बहुत ज़्यादा मार्केट पॉजिटिवली अब रिएक्ट नहीं कर रहा है। कल परसों तक तो वहाँ भी पॉजिटिव रिएक्शन आ रहे थे, अब वो भी नहीं आ रहा मार्केट में। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस समय मार्केट में दिक्कत वाला मामला है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे करना क्या है ना। मेरे ख्याल से अब एक समय है जिसमें अब आप अपने पोर्टफोलियो पर नज़र डालें और देखें कि मैं किन किन स्टॉक्स में हूँ, किन किन स्टॉक्स में मुझे शायद होना चाहिए। अगर आप अच्छे शेयरों में हैं, और अब अच्छे शेयर की डेफिनेशन क्या है आप मुझसे पूछेंगे, तो वो आप डिसाइड करिए। आपने जब बाय किया था तो अच्छा शेयर सोच के लिया था या ख़राब शेयर सोच के लिया था। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस अच्छा शेयर है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक अच्छा शेयर है, इन्फोसिस अच्छा शेयर है, ठीक है। तो अब अगर आप ऐसे शेयरों में हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोअर लेवल पे एवरेज भी कर सकते हैं इन स्टॉक्स को। लेकिन अगर आप फंस गए हैं उन मिड कैप्स में जहाँ पर आपने सिर्फ मोमेंटम चेज़ कर लिया था और अब आप फंस गए हैं, जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, एक आध एग्जांपल के तौर पर अगर बोलना हो तो आप जैसे वोडाफोन आइडिया या फिर ओला या फिर कोई भी डिफेंस का स्टॉक ले लीजिए, मज़गांव डॉक ले लीजिए, मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, कोई भी स्टॉक्स हो सकता है, ठीक है। अगर आपने ऐसे स्टॉक्स ले लिए हैं और अब आप अगर इन स्टॉक्स में 40-40, 50-50% नीचे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉक यहीं रुकें, क्योंकि इनमें रैली भी बहुत बड़ी हुई थी उससे पहले। तो ये वैसे भी गिरावट थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये डोमेस्टिक कारणों से आई है। अब तक हमारी जितनी भी करेक्शन आती थी मोस्टली ग्लोबल कारणों से आती थी। ग्लोबल में कोई रीज़न हुआ इस वजह से, इसलिए अब तो मैंने, आप नोटिस करेंगे सुबह की जो हमारे शोज़ की पहली हेडलाइन है वो भी मैंने ग्लोबल लेना बंद कर दिया, मैं कोई डोमेस्टिक पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया, क्योंकि मार्केट का इम्पैक्ट अब डोमेस्टिक कारणों से आ रहा है। अब तक हर डिक्लाइन में बाइंग आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, और ये वाली करेक्शन मुझे थोड़ी सी अब बड़ी लग रही है। वीरू, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। और वीरू, आप मुझसे एक सवाल पूछे से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाँ वीरू, शायरी क्यों बंद कर दी आज की फ्राइडे वाली? शायरी क्यों बंद कर दी फ्राइडे वाली? नहीं, एक जन ने मुझसे पूछा था आज कि शायरी क्यों बंद कर दी और शायरी क्यों नहीं लिखी, तो मैंने उनको यही लिखा
कि क्या खाक रास आएगी शायरी इस तरह, कि क्या खाक रास आएगी शायरी इस तरह, चबूतरा बना हुआ है इंडसइंड बैंक का जिस तरह। तो ऐसे माहौल में ना तो शायरी भी क्या करे आदमी। अब आप और मैं भी तो निवेशक हैं अनुज, भले ही हम म्यूचुअल फंड के जरिए करते हैं, बट आप और मैं भी निवेशक हैं, तो है पेन है। बट अनुज, ये इंडसइंड बैंक, आई मीन आप और मैं जब स्ट्रेटजीज बनाते हैं, एक हम किसी भी स्टॉक के एक नॉर्मल जो होता है ना क्वांटम ऑफ फॉल, एक कैलकुलेट करके चलते हैं। ठीक है यार, निफ्टी बैंक में 51-300 पे सपोर्ट आ जाएगा, HDFC बैंक सिक्योर करने को है, ICICI बैंक सिक्योर करने को है। बट क्या पहले तो आते हैं इंडसइंड बैंक पे, इन नंबर्स पे ऐसा रिएक्शन स्ट्रीट देगा, ये एक्सपेक्टेशंस के ये था क्या एक्सपेक्टेशन में? क्योंकि अभी भी एक्सीडेंट्स काफ़ी हुए हैं। पहली चीज़ बिल्कुल बिल्कुल था। कौन ट्रिगर कर रहा है ये? कौन ट्रिगर कर रहा है? रिटेल? बिल्कुल था वीरू, बिल्कुल था एक्सपेक्टेशन में। आज सुबह मैंने इनफैक्ट जो सबसे पहली, आपको याद होगा, आज सुबह सुबह शो में शुरुआत हमने आज इंडसइंड बैंक के साथ की थी कि आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा ये। और ये बात सिर्फ इंडसइंड बैंक की नहीं है, इस चीज़ को समझिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों हुआ है इंडसइंड बैंक में, ये समझना जरूरी है। नंबर्स कभी भी किसी कंपनी के इधर उधर आते हैं, क्यों हुआ है समझना जरूरी है। पेन कहाँ से आ रही है? पेन आ रही है स्मॉलर इंडस्ट्रीज से, MFI से, वो जिन्होंने एक्विजिशन किया था भारत फाइनेंशियल का, अब वो क्लियरली वो सब नज़र में आ रही है। जो हमारी सुबह बात हो रही थी कि क्यों पिछले 1 साल तक HDFC बैंक की बुक ग्रो नहीं कर रही थी, बाकियों जिनकी ग्रो कर रही थी, अब जिनकी बुक सबसे ज़्यादा ग्रो की थी उन्हीं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब आप देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उन्हीं बुक्स में आ रहा है। इंडसइंड की बैंक की बुक में स्ट्रेस क्लियरली नज़र आया। जिस तरीके से नेट इंटरेस्ट मार्जिन कट हुआ, जिस तरीके से क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी, जिस तरीके से एसेट क्वालिटी के ऊपर प्रेशर आया। और इवन दो ये स्टॉक ऐसा ही है वीरू, जब कोविड के टाइम पे तो एक बार प्रेशर आया था 300 रुपये तक पहुंच गया था। खैर वो तो एबरेशन था, लेकिन ये जो आपका सवाल है कि बेच कौन रहा है, आई थिंक इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं। इसमें तो बहुत क्लियर है कि ये इंडसइंड जैसे स्टॉक्स जो हैं इनको तो क्लियरली ये इंस्टीट्यूशंस बेच रहे होंगे। लेकिन इसमें ज़्यादा बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि क्या इकॉनमी में वाकई इस लेवल का स्ट्रेस है जो हम लोग शायद ना समझ पाए हों। और जो अब तक हम इतनी मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग बात कर रहे थे कि मार्केट इतना ऊपर है, मार्केट इतना ऊपर है, क्या मार्केट ने कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे के दम पर जो मार्केट चल रहा था, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा थी, अब उसमें से लिक्विडिटी में एक धड़े ने अपना पाँव खींचा जो कि FIs हैं, तो क्या इस तरीके का मार्केट में पैनिक हो जाएगा, ये किसी ने सोचा था? आई थिंक शुरू में तो नहीं सोचा था, लेकिन ये अक्टूबर जैसे कहते हैं ना, इज़ लिविंग अप टू इट्स बिलिंग, कि अक्टूबर कई बार इस तरीके का होता है जिसमें लोगों की चीखें निकलती हैं। वैसे एक चीज़ मैं बताऊं, अक्टूबर महीना नॉर्मली जब भी मार्केट में इस तरीके के ब्लड बाथ लेकर आता है, फिंगर्स क्रॉस, उसके बाद मार्केट में नॉर्मली रिकवरी आती है। लेकिन वीरू अभी तो खैर क्लियरली यहाँ पर सेलिंग है, मेरे ख्याल से ज़्यादा सेलिंग इंस्टीट्यूशंस की वजह से। वीरू जो आपने रिकवरी शब्द का इस्तेमाल किया, लेट्स ड्रॉ अ पिक्चर। अब वो 200 EMA का जो रास्ता है वो क्लियर, आई मीन वो आधा तय कर चुके हैं। आई मीन वो 23,500 है, 24,000 पे हम मोटा मोटी आई गए हैं। मान लीजिए 200 EMA का प्रोजेक्शन बन रहा है क्या? पहला प्रश्न ये। दूसरी बात ये, जो आपने रिकवरी की बात करी, उसके सिग्नल्स क्या होंगे? अभी तो ये सिर्फ नेगेटिव सिग्नल्स डेवलप हो रहे हैं, अभी मैनेजमेंट कमेंट्रीज हम सुन रहे हैं। वो पॉजिटिव ग्रीन शूट्स क्या होंगे, वो सिग्नल्स क्या होंगे जो कि रिकवरी के संकेत होंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है वीरू। मैं सबसे पहले आपके उस क्वेश्चन पर आता हूँ। बिल्कुल 200 डे आप चाहे एक्सपोनेंशियल देखें, सिंपल देखें, लेकिन मैं 200 में सिंपल देखता हूँ। लेकिन 23,400 का 200 डे मूविंग एवरेज, आई थिंक हमारी बात 2 दिन से हो रही है कि अब ये मार्केट उस तरफ जा रहा है और अब ये मार्केट एक शॉर्ट का मार्केट बन गया है और वहाँ तक अब जा रहा है। थोड़ा सपोर्ट 24,000 पर है, एक बार के लिए हो सकता है कि 24,000 पर थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट ले ले, लेकिन अदरवाइज एक व्यू तो क्लियर है कि अब हम जा रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज पर। बैंक निफ्टी के केस में थोड़ा सा एक छोटा सा सपोर्ट 50,200 पर है। 50,200 क्या है? आपका अक्टूबर का लो, लेकिन आज फिर 51,000 टूटा और फिर अब मार्केट उसके नीचे आया। 50,200 बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और अगर वो हुआ तो 49,400 का बैंक निफ्टी पर 200 डे मूविंग एवरेज है, वहाँ तक मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी आ सकता है। तो 50,200 का अक्टूबर का लो और उसके बाद 49,400 का 200 डे मूविंग एवरेज। आई थिंक जो आपने सवाल पूछा ना कि साइन क्या होंगे मार्केट की रिकवरी के साइन, आई थिंक मैंने जो सुबह डिस्कस किए थे उन्हीं पर मैं अभी भी कायम रहूँगा। आई थिंक एट सम पॉइंट एक बार अर्निंग सीजन ख़त्म हो
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि क्या प्रमोटर्स अब इस मार्केट में थोड़ा बाइंग कर रहे हैं, अपना स्टॉक खुद का खरीद रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक्स नीचे आए हैं वो पहला साइन होगा। आई थिंक दूसरा साइन होगा जब मार्केट ख़राब नंबर पे गिरना बंद कर देगा। अब तक तो मार्केट ख़राब नंबर पे ब्रूटली गिर रहा है, एक टाइम आएगा जब मार्केट ख़राब नंबर पे गिरना बंद कर देगा, तो वो वहाँ पर एक थोड़ा सा एक सेंस बनेगी कि हाँ अब सब कुछ शायद प्राइस में है, ठीक है। और फाइनली मार्केट में ऐसा होगा कि 3-4 दिन तक थोड़ा सा मार्केट फ्लैट रहे, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव हो जाए, और कुछ नहीं तो निफ्टी डे हाई पे बंद होना शुरू कर दे, लोअर लेवल पे बाइंग आनी शुरू हो जाए। ये कुछ साइन जब तक 3-4 दिन तक नहीं दिखेंगे ना, तब तक इस मार्केट में पोजिशनल लॉन्ग नहीं बनता है। अच्छा, बहुत लोग इस मार्केट में अभी भी पोजिशनल लॉन्ग से बाहर नहीं हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब मैं इतने लॉस में बैठा हूँ, अब मैं कैसे बाहर हूँ, और सबसे ज़्यादा लॉस उसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट बनता जा रहा है मार्केट का। तो इसके लिए आज थोड़ी सी हमारी चर्चा ज़्यादा होगी मार्केट पर, लेकिन आई थिंक आज थोड़ा सा मार्केट है ही इस तरीके का। लेकिन मैं बार ना मेरी नज़र मिड कैप मार्केट और एडवांस डिक्लाइन पर जाती है। मेरी सिंपैथी है इस समय बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि इस मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स ने पिछले 15 दिनों में बहुत पैसा खोया पिछले 15 दिनों में लोगों के पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे आए हैं। चलिए, ये एक और बात है कि अगर आपने शुरू से बुल मार्केट के शुरू से हैं तो फिर भी आप ग्रीन में होंगे, वो अलग बात है। लेकिन अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर लोगों के कैपिटल भी कम होने लगी है। करेक्ट। मतलब अब तक तो क्या हो रहा था, अब तक तो इतनी बड़ी बुल मार्केट थी कि आपने सपोज करिए आपका एक 5 लाख का पोर्टफोलियो था, वो 5 लाख का पोर्टफोलियो सपोज करिए 8 लाख तक पहुंच गया था, तो वो 8 लाख का 7 लाख पर आ गया, 7.5 पर आ गया। अब वो स्टेज आ गई जिसमें आपको 5 लाख का जो ओरिजिनल पोर्टफोलियो था वो 4,90,000 4,80,000 का हो गया। तो अब स्टॉक मार्केट में अब आप लूज़ करना शुरू कर रहे हैं। और मेरा सबसे बड़ा जो डर है ना इस मार्केट को लेकर वो यही है कि जो कोविड के बाद जो नया पैसा आया, जिसने अब तक ऐसी स्थिति नहीं देखी है जिसमें उनकी तरफ से शायद पैनिक बढ़ सकता है, जिसमें मार्केट में कभी उनको लॉस भी हुआ, वो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर ओपन कर रहा है बस। अनुज, क्या ये फिर रिस्क फैक्टर रिडेम्पशन प्रेशर में भी कन्वर्ट होगा? क्योंकि जिस दिन अगर आप हर रोज इतना मार्केट को और मिड कैप इंडाइसेस को टूटता देखेंगे तो फिर डर ये भी लगता है कि अगर मेरे 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में बन रहे थे तो मैं एक बार उसको निकाल लेता हूँ, रिडीम कर लेता हूँ, बाद में जब मार्केट और नीचे आएगा तब शायद दोबारा एंटर करें। एस नरेन इंडिया के आई थिंक बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स में से एक हैं। कल जब उनसे मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए अब बुलिश हम सिर्फ, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन एक एग्जाम्पल दिया कि HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स पर है। मैंने पूछा तो क्या ये मार्केट को प्रोटेक्ट कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर रिडेम्पशन आएंगे तो वो भी बेचना पड़ेगा। अब इशू क्या है, मैंने पूछा कि लेकिन रिडेम्पशन आएंगे क्या? अब तक तो आप बोल रहे हैं कि हर पिछले 15 दिन में भी पैसा आया, लेकिन एक स्टेज आती है जहाँ पर ना लोगों को लगता है कि नहीं, अब मेरे को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, है ना। मेरे ख्याल से अक्टूबर का म्यूचुअल फंड का जो डेटा होगा ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वो देखना होगा, क्योंकि अगर ये पेन इसी तरीके से कंटिन्यू करी तो लोग एक बार के लिए तो डरेंगे, एक बार के लिए तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रोकेंगे। हाँ, अगर ये नहीं रुकी सिर्फ और वो उसी हिसाब से आती रही तो बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे ना एक और चीज़ आपको बताऊँ मैं, जो थोड़ी सी अब मुझे लग रही है अच्छी, हम 1 महीने पहले बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड इतने कैश पे बैठे हैं, रिकॉर्ड कैश पे बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं इतने कैश पे? अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि वो शायद वेट कर रहे थे कि ये इस तरीके की मार्केट आएगी जिसमें उनको मौका मिलेगा लोअर लेवल पे पार्टिसिपेट करने का। तो देखते हैं वो पैसा आएगा, कहाँ आएगा, कब तक आएगा, वो सारे सवाल है। वीरू, कुछ स्टॉक्स आप मेंशन करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स सेल ऑफ तो चौतरफा है। हर्षदा आप ही लीजिए, आज आप ही लीजिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स सीधे। ट्रेंड सिर्फ एक ही है और नीचे की तरफ ही जा रहा है पूरा, वो बिग रेड एरो बना हुआ है और चौतरफा। इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड वो सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिल रही हैं। हम ऐसे लाइटली कह रहे हैं लेकिन जो है तो सो है। श्रीराम फाइनेंस आज नंबर्स आएंगे 6% नीचे। M&M देखिए किस तरह से टूटा है। इंडसइंड बैंक तो नियरली 2% और वो लोअर सर्किट पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। लेकिन जो ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट के पेन की बात अनुज कर रहे थे वो आपको अगली प्लेट में दिखाई देगा। डिक्सन देखिए, AU स्मॉल, हिंदुस्तान कॉपर, बंधन जैसे काउंटर्स जहाँ पर 6-7% तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। क्या कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो शायद कुछ कोशिश कर रहे हैं? आप देखिए नेस्ले बहुत माइल्ड गेन्स दिखा रहा है, सन फार्मा, HUL मुश्किल से 1% ऊपर है, ITC करीब 2-2.5% के गेन्स होल्ड करने में कामयाब, लॉरस, गोदरेज कंज्यूमर, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर लाल, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है कुछ तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। एक और चीज़ मैं कहना भूल गया था, आई थिंक वीरू ने मुझे उसका भी रिमाइंडर दिलाया। मार्केट में
एक और चीज़ जो पिछले 2 महीने में क्लियर हुई है, जो टेलीकॉम के सब्सक्रिप्शन के नंबर्स आए, आई थिंक उसने एक चीज़ क्लियर की है कि जो हमने एक अज्यूम कर लिया था कि प्राइस हाइक आराम से अब्जॉर्ब हो जाएगी, नहीं हुई है। लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया है। जुलाई और अगस्त दोनों महीनों में ताबड़तोड़ सब्सक्राइबर्स लूज़ हुए हैं, सारी कंपनियों के, रिलायंस के, जियो के भी, भारती के भी, और वोडा आइडिया के तो खैर पहले से ही हो रहे थे, लेकिन उनके भी हुए हैं। 7.5 रुपये रह गया वोडा आइडिया। अब आप सोचिए, अब 11 रुपये का FPO था, है ना, 11 रुपये का FPO था, अब आप आगे 7.5 रुपये पे, मतलब अब FPO इन्वेस्टर 33% लूज़ कर चुका है। FPO इन्वेस्टर का 1/3 चला गया। जिन्होंने 17-18 पे ले लिया वो तो खैर किस लेवल पे होंगे अनइमेजिनेबल है, लेकिन FPO इन्वेस्टर इस समय 33% लूज़ कर रहा है। खैर एनीवे, अब हमारे पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा साहब तो गोवा पहुंच चुके हैं, तो बाकी पैनल हमारा तैयार है हमारे साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। रचना जी बताइए, क्या शॉर्ट कर रही हैं आप इस समय? मैं शॉर्ट करूंगी एलएनटी को। एलएनटी में आज काफी पेन रहा है सुबह से, और यहाँ पे मेरे हिसाब से आज का जैसा बार बना है ऐसे 1-2 बार और बन सकते हैं, जिसके पहले रिलीफ या हॉल्ट आना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम एलएनटी को शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स पे। 3330 पे बैठा हुआ है इस टाइम पे, और इसमें हम ऐसे लगाएंगे 3370 पे, और डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 3250 एंड 3200। सेल साइड का ट्रेड रचना जी का। मानस, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून अर्चना जी। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड होगा। श्रीराम फाइनेंस में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 100 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, और पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब ये 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। करंट लेवल्स पे श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, जो कि 3050 के आसपास चल रहा है। इसमें आपको जो स्टॉप लॉस है वो लगाना है 3141 का। 3141 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और 2875 2875 के टारगेट्स पॉसिबल है श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में। अगर चाहे तो ऑप्शन में ट्रेड ले ले, 3050 वाला पुट ऑप्शन ले ले। 96 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 49 का स्टॉप लॉस लगाना है और 200 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, श्रीराम फाइनेंस शॉर्ट कॉल यहाँ पे, लॉन्ग पुट 3050 की। कविता जी नमस्कार, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का? बहुत बहुत नमस्कार वीरेन जी। सो पॉलीकैप पर शॉर्ट करेंगे। पॉलीकैप 6418 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 6450 के एक स्टॉप लॉस से आप 6385 6360 के प्राइस टारगेट के लिए पॉलीकैप को शॉर्ट कर सकते हैं। ओके कविता जी, कहाँ थी आप इतने दिन से? आई थिंक बहुत टाइम के बाद मैं आपको शो में देख रहा हूँ। नहीं, मैं फ्राइडे थी अनुज जी, बट आप शायद किसी इंटरव्यू के लिए बाहर थे। लास्ट फ्राइडे थी। हाँ, लास्ट फ्राइडे, हाँ। पर अनुज, ऑनेस्टली ये पूरा हफ्ता ऐसे लग रहा है कि 1 महीना बीत गया, इतना सारा पेन। मैं सच बताऊँ ना हर्षिता, इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र 3 साल बढ़ी है। मतलब वो ऐसा लग रहा है मुझे, एज, मार्केट इतनी टफ है, कमेंट्री करना इतना टफ हो जाता है। चलिए सोनी जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड इस समय की? मेरा यहाँ पे सेल रिकमेंडेशन रहेगा टाइटन पे। टाइटन फ्यूचर्स को सेल करने की सलाह रहेगी करंट प्राइस पे 3280 स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट है 3150 3120 के लेवल्स। टाइटन में एक अच्छा ब्रेकडाउन आज देखने को मिला है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना रहा है। कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव हैं 3300 3250 के लेवल तक, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक सेल कंटिन्यू रहेगा। पोजिशनल टारगेट्स 3150 के लेवल्स तक आते हुए नजर आ रहे हैं। 50 तक पोजिशनल लेवल, तो 1 2 3 4 शॉर्ट कॉल्स। अमित बताइए, आपका भी शॉर्ट ट्रेड है? जी गुड आफ्टरनून अर्शिता मैम, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम फर्स्ट चॉइस जो मैं सेलेक्ट करके लाया था दैट वाज टाइटन, वो हो गया। तो सेकंड मुझे जो वीक लग रहा है यहाँ पे काउंटर, दैट इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में एक फॉल आने के बाद ये अभी भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। रिसेंट स्विंग लो इसने फिर से ब्रेक कर दिया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी नेगेटिव है। लगभग 975-76 रुपए का प्राइस है फ्यूचर में। इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 990, और टारगेट्स लगभग रहेंगे 950 और 935 रुपए के।
वक्त बताने वाला जो टाइटन है ना, उसको भी 2 लोग मिलके बेचने को तैयार थे, अमित जी भी और मेरे ख्याल से सोनी जी भी। अमर जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आप क्या अप्रोच रख रहे हैं मार्केट पे, जिस प्रकार का कोलैप्स है आज, ऑलमोस्ट 24,000 स्क्रीन पे है, व्यू क्या रखा है अपने क्लाइंट से, क्या व्यू शेयर किया और इस वक्त क्या कॉल ले रहे हैं आप? देखिए ओवरऑल मार्केट्स में वी वर एक्सपेक्टिंग दिस करेक्शन। एक करेक्शन तो डेफिनेटली ड्यू था, बिकॉज जैसे रिजल्ट्स आ रहे थे और इस तरह की एफआईआई सेलिंग आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट तो हमें दिख रहा था और लार्ज कैप्स में भी सेलिंग आ रही थी और अक्रॉस द बोर्ड। सो वी वर सेइंग डेफिनेटली दैट यू नीड टू बी कॉशियस और जहां तक हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल है दैट हैज बीन क्वाइट शार्प। Or as I was hearing earlier, you and Anuj speaking on this, कि 24,000 के नीचे, yes, it's a very it's going to be further very steep towards 23,500 levels. तो निवेशकों को हम लोग जरूर थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह दे रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, दे विल हैव गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर एंट्री। और वो यदि जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनकी पोटेंशियल है, उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर देख सकते हैं। और वो लेकिन स्टॉक एसआईपी मोड में फिलहाल वो एंटर करें तो दैट विल बी बेटर, बिकॉज जब तक मार्केट में इस तरह की करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन फेज नहीं आता है, तब तक वी नॉट सी द नेक्स्ट लेग अप। तो उस पर्सपेक्टिव से हम लोग क्लाइंट्स को सलाह दे रहे हैं। संभल के चलना है। बेसिकली मोड माहौल ऐसा ही बन चुका है जिस तरह का कियोस देखने को मिला है। 1076 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी बैंक में। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मिड कैप इंडेक्स आपके सामने आया था, 1300 पॉइंट नीचे था। अब 1450 अंकों की गिरावट पर इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं और 24,083 का लेवल, आई थिंक 24,092 था सुबह का लो, क्या उसे ब्रीच का? हाँ देखिए डे लो पर इस समय मार्केट कारोबार कर रहा है। स्थिति तो बिगड़ी हुई है और ऐसे कई स्टॉक्स है जो बाजार पर और भी अपना प्रेशर डाल रहे हैं, जो बने आज एक्सीडेंट ऑफ द डे। यतन हमारे साथ है यही बताने के लिए। तो 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले इंडसइंड बैंक, और यहाँ 18% की ज़बरदस्त डाउनटिक आप देख रहे हैं, क्योंकि जो इनकी अनसिक्योर्ड लोन बुक है, जो माइक्रो फाइनेंस कारोबार है, यहाँ एक बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं ख़राब लोन्स के चलते ये दोनों ही बिजनेसेस पे आपको एक बड़ी असर आती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण मल्टी क्वार्टर लो पे इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आ गए हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो साल दर साल बेसिस पे भी और पिछली तिमाही के बेसिस पे भी आपको जो है आंकड़ा नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की, तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है कलेक्शंस को लेके, एसेट क्वालिटी को लेके यहाँ चैलेंजेस बने हुए हैं और बाजार को शायद ये चीज़ पसंद नहीं आई और स्टॉक में 10% की शुरुआती डाउनटिक के बाद गिरावट है जो बढ़ती चलेगी। अभी 18-19% की डाउनटिक के साथ शेयर्स आपको ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, यहाँ भी अगर हम देखें नतीजे अनुमान जैसे ही थे, रेवेन्यू में थोड़ा बीट था, लेकिन हम प्रॉफिट अगर एडजस्ट कर दें वन ऑफ गेंस के लिए तो अनुमान के मुताबिक, मार्जिन्स भी अनुमान के मुताबिक। हालांकि अगर हम बात करें मैनेजमेंट के कमेंट्री की तो Q3 में शायद एक डिप, एक स्लो डाउन आता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा उनका मैनेजमेंट का मानना है, और Q4 ऑनवर्ड्स पिकअप दिखाई देगा। तो शायद आने वाले क्वार्टर्स में जो स्लो डाउन है, इसके चलते आज स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर हम देखें इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से ही ज़्यादातर आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी है, चाहे वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, LED TV मैन्युफैक्चरिंग हो। यहाँ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स बहुत कम होता हुआ दिखाई पड़ा है, तो ज़्यादातर डिपेंडेंसी मोबाइल कारोबार पे आती हुई दिखाई पड़ी है। और शायद जो Q3 में डिप आने वाला है, उसके चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर आज इंट्राडे 20% तक लुढ़का। ओके, हाँ बिल्कुल यतिन, तो डिक्सन टेक की बात कर लेते हैं। और आज हमारे साथ वैसे कंपनी के टॉप लाइन काफ़ी अच्छी थी और थोड़ा प्रेशर मार्जिन पर आया है। हमारे साथ डिक्सन टेक के CFO सौरभ गुप्ता जुड़ गए हैं। सौरभ जी गुड आफ्टरनून। तो सौरभ जी, वैसे आपके नंबर्स में कुछ ज़्यादा कंप्लेन नहीं थी, थोड़ा मार्केट शायद बहुत ज़्यादा अपने आप से आगे बढ़ चुका था, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन एक जो कंसर्न आया था वो आपके मार्जिन्स को लेकर आया था, क्योंकि ऑलरेडी आप वेफर थिन मार्जिन्स पे काम करते हैं, उसमें और थोड़ा सा कमी आना वो शायद मार्केट को पसंद नहीं आया। इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, मार्जिन बिल्कुल ठीक बात है। हमारा मोबाइल का सिंस लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है एंड मोबाइल में रिलेटिवली हमारे क्रॉस मार्जिन और EBITDA मार्जिन कम रहते हैं, लेकिन मार्केट को मोर देन मार्जिन आई थिंक सो एब्सोल्यूट ग्रोथ देखना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि सारी ग्रोथ एक अच्छे ROC के मतलब इतने कुछ बैलेंस शीट के बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे आ रही है। हमारा ROC में एक्सपेंशन हुआ है, हमारा एसेट टर्न जो कि मोबाइल में है या आगे जाके IT हार्डवेयर में होगा
उससे हमारा आरओसी सस्टेनेबल भी रहेगा और आगे हो सकता है बढ़े भी। मार्जिन एक्सपेंशन की बात रही तो मार्जिन एक्सपेंशन भी हमें लगता है कि अगले साल से मार्जिन एक्सपेंशन भी हमारे मोबाइल वर्टिकल में दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने बताया अपनी कॉल पर और जैसे कि हम गाइड करते आ रहे हैं कि हम लोग काफ़ी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी अपना डिस्प्ले में HKC करके एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी के साथ टाई अप किया है, एंड वहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट होगा उसमें डबल डिजिट मार्जिन होंगे। और सिमिलरली हम लोग पार्टनरशिप्स परस्यू कर रहे हैं और कंपोनेंट्स में, जो कि प्रिसिशन कंपोनेंट्स हो गया, मैकेनिकल्स हो गया, डाई कट्स हो गया, या कैमरा मॉड्यूल्स में हो गया। ये जितना हम लोग कंपोनेंट में आएंगे मोबाइल में, एक तो हमारा एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्रिएट होता है, और इस सारे बिजनेसेस में मार्जिन जो प्रोफाइल होता है वो डबल डिजिट मार्जिन होता है। तो हमें लगता है कि मोबाइल में भी आने वाले अगले साल से आपको मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा, और 2 साल में ये मार्जिन एक्सपेंशन मोबाइल में जो 3.3% देख रहे हैं आप, ये डेफिनेटली 4.5% के आसपास होने के चांसेस स्ट्रांगली हैं। और सिंस मोबाइल हमारा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, तो जो भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्जिन का इस कैटेगरी में आएगा वो पूरी कंपनी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। ओके, और ये अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में आता हुआ दिखाई देगा? नहीं, हमारे को लगता है कि पार्टली मार्जिन एक्सपेंशन अगले साल आएगा। सो ये 3% जो मोबाइल का मार्जिन है ये एक्सपैंड हो सकता है अगले साल 50-60 बिप्स, एंड उसके बाद जो मेजर ग्रोथ आएगी, क्योंकि तब तक हमारा ये सारा कंपोनेंट बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, जो मेजर एक्सपेंशन मार्जिन में आएगा वो FY27 में आएगा, जो कि अंदाजन 4.5% के आसपास आ सकता है। तो समय लगेगा उसके लिए। मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस बिजनेस में भी इस पर्टिकुलर साल में सेकंड क्वार्टर में हल्की सी डी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑफ कोर्स पिकअप देखने को मिला है। यहाँ पर किस तरह की विजिबिलिटी है डिमांड की, सौरभ? क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी चिंता है वो यही है कि वो कंज्यूमर डिमांड फीकी पड़ने लगी है। वो FMCG कंपनियाँ कह रही हैं, कुछ ऑटो कंपनियाँ कह रही हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या वहाँ पर भी ये रिफ्लेक्ट होने लगा है? देखिए, हमारे केस में मैं कहूँगा थोड़ा मिक्स बैग है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक टीवी में डेफिनेटली थोड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कि टीवी की मार्केट इंडिया में ग्रो नहीं कर रही है, एंड वो हमारे नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे, डिज़ाइनिंग पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग साइनेजेस में फोकस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव डिस्प्ले पे फोकस कर रहे हैं। बट अगर आप हमारा वॉशिंग मशीन पोर्टफोलियो उठा के देखें तो उसमें डेफिनेटली हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक कैटेगरी में ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ है वॉल्यूम्स में। सेमी ऑटोमेटिक में हमारी सिंगल डिजिट ग्रोथ है। एंड सिमिलरली अगर आप हमारा रेफ्रिजरेटर बिजनेस देखें, रेफ्रिजरेटर बिजनेस में भी विद इन अ शॉर्ट टाइम हम लोग ऑलमोस्ट 80-90,000 वॉशिंग रेफ्रिजरेटर्स बना रहे हैं। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा मिक्स बैग है मार्केट में, बट ओवरऑल यस, थोड़ा सा डिमांड थोड़ी सी वीक है। बट हमारे केस में ग्रोथ इसलिए भी अच्छी हो रही है क्योंकि एक तो हमारा वॉलेट शेयर बढ़ा है कस्टमर के साथ, और दूसरा हमारे नए कस्टमर एडिशंस कंटिन्यूस हो रहे हैं। नहीं सौरभ जी, इसमें पता है दिक्कत क्या है? मैं फॉलोअप सवाल लेना चाहूँगा। अगर फेस्टिव सीजन अच्छा नहीं जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम है ना। फिर अगर फेस्टिव में अगर स्लो डाउन है तो फिर नॉन फेस्टिव में क्या होगा फिर? नहीं तो अनुज, मैं वो जैसे कह रहा हूँ कि मिक्स बैग है। जैसे मोबाइल में ग्रोथ ठीक दिख रही है, मोबाइल की इंडस्ट्री ग्रोथ भी ठीक है। हाँ, थोड़ा टीवी वगैरह में इशू है, टीवी की ग्रोथ में इशू है, थोड़ा लाइटिंग की ग्रोथ में इशू है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। टीवी पूरा बंद करके अब सीधा सिर्फ मोबाइल पे, यूट्यूब पे टीवी देख रहे हैं क्या? हाँ जी, तो आजकल यंग जनरेशन थोड़ा फोन पे और टैबलेट्स पे ज़्यादा एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रही है, तो थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है टीवी में। बट उसमें मतलब वो थोड़ा उनको बोलना पड़ेगा कि वो क्वालिटी नहीं आती है मोबाइल पर देखने में, और आंखों पर भी थोड़ा सा रिस्क रहेगा। थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा इस पर अवेयरनेस फैलानी चाहिए। श्योर सर। वही है कि एक बच्चे से कुछ छीन के किसी और को देने वाली बात हो जाएगी वो। लेकिन सौरभ, नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, तो खैर छोटी बेटी तो टीवी पे ही देखती है, बड़ी बेटी को तो पूरी अब आदत लगी है सिर्फ टैबलेट पे देखने की। वो सिर्फ पूरा टाइम अपना जो भी कंजम्पशन है वो टैबलेट पे ही करती है, तो इसके लिए आप सरप्राइज, इंडिया का फिनोमिना नहीं है, ग्लोबल फिनोमिना है। ग्लोबल टीवी इंडस्ट्री थोड़ा चैलेंज, ग्लोबली टीवी इंडस्ट्री में चैलेंज है। तो मैं उसी पर आने वाली थी। आपने इनफैक्ट कुछ रीसेंट टाई अप्स किए हैं, ये प्राइमरीली लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, क्या वहाँ पर टैब्स बनाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी? देखिए, बड़ी अपॉर्चुनिटी लैपटॉप्स की होगी, नोटबुक्स की होगी, बट हाँ टैबलेट्स की डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आएंगी, और हमें लगता है कि इवन सर्वर्स की भी अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि सर्वर्स के लिए भी इंडिया मार्केट बहुत बड़ी होगी, एंड हम सर्वर्स भी बनाएंगे, बट हमारा स्टार्टिंग लैपटॉप्स के साथ ज़्यादा होगा। और कितना ऑर्डर बुक वहाँ से आएगा, कब तक वो काम शुरू होने वाला है, उसका एक अंदाजा दे सके सौरभ? देखिए, हमने 4 ब्रांड्स का टाई अप किया है, एसर, लेनोवो,
HP और आसूस, ये चार ग्लोबल ब्रांड्स हैं एंड इन चारों का बड़ा अच्छा मार्केट शेयर है इंडिया में। एसर के लिए हम ऑलरेडी बना रहे हैं, लेनोवो के लिए हम आगे 1-2 महीने में बनाना शुरू करेंगे। और रही बात HP और आसूस की, उसका हम Q4 के एंड तक बनाना शुरू करेंगे। हमारे जो चेन्नई में हमने कैंपस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ बनाएंगे। तो डेफिनेटली आगे आने वाले सालों में IT हार्डवेयर हमारा नेक्स्ट ट्रिगर फॉर ग्रोथ रहेगा आफ्टर मोबाइल्स। IT हार्डवेयर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। सौरभ, मैं आपसे फाइनली यही पूछना चाहूंगी, FY25 के आउटलुक को लेकर आप इस समय कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि आपने कहा कि इस पर्टिकुलर थर्ड क्वार्टर में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, होपफुली Q4 में वो रिकवरी नजर आएगी, लेकिन ये साल किस तरह के नंबर्स के साथ आप क्लोज कर पाएंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा डिप नहीं आएगा Q3 में, क्योंकि एक तो हमारा iSmartu का जो एक्विजिशन हमने किया था वो हमारा अगस्त मिड में कंसोलिडेट हुआ था, तो उसका फुल क्वार्टर का इम्पैक्ट आएगा। और ऐसा जैसा कि हमारे पास ऑर्डर बुक है, मेरे को लगता नहीं वो मार्केट थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर रही है, पर थोड़ा सा जनरली Q3 में सीजनली लो होता है इमीडिएटली आफ्टर दिवाली, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेंट्री चैनल में होती है। तो हमें लगता है कि जो हमने फर्स्ट 6 मंथ्स में किया है उससे डेफिनेटली उसके आसपास है, उससे थोड़ा बेटर हम लोग नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी करेंगे। ओके, चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वैसे आज आपके स्टॉक ने एक बार के लिए तो 52 वीक हाई लगाया था, लेकिन फिर थोड़ी सी करेक्शन आई। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपको आगे क्वार्टर्स के लिए। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। हैप्पी दिवाली आपको, आपकी फैमिली को और सभी को डिक्सन टेक में CNBC आवाज़ की तरफ से। थैंक यू। डिक्सन टेक इस समय करीब 10% नीचे। अमर जी, गुड आफ्टरनून। कवरेज है इस पर, क्या भी होगा स्टॉक पर? देखिए, ओवरऑल डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करूं तो कंपनी जो है वो उनके जो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो दैट हैज बीन क्वाइट इम्प्रेसिव in terms of 35-40% और profitability growth has been there, but current levels जो valuations है ना, वो that is definitely a cause of some concern। तो ये एक स्टॉक है जिसमें क्योंकि इनकी यदि आप अर्निंग्स भी देखें, रेवेन्यू भी देखें, तो significant chunk, more than almost 50-60% comes from the mobile part, and there are some hits in other areas। But from a long-term perspective, yes, on significant corrections or on corrections, this is a stock जिसे बाइंग की जा सकती है और इसमें एक लंबे समय के लिए होल्ड किया जा सकता है। करंट लेवल्स पे यस, वैल्यूएशंस जरा कंसर्न तो है। डिक्सन टेक आपके सामने। अच्छा, निफ्टी 300 पॉइंट नीचे, डे लो पर अनुज 24,080 के लेवल्स, और ये मामला और भी सरकता जा रहा है। निफ्टी बैंक 1100 पॉइंट नीचे, देखते ही देखते। दिक्कत क्या है ना हर्षिता, कि मार्केट में ना, मैं एक चीज़ बोलूँ, लोगों को अगर सिर्फ इस चीज़ पर रहने में मज़ा आता है कि बट आपका व्यू तो पॉजिटिव था, तो फिर आप पैसा नहीं बना पाएंगे। देखिए, व्यू पॉजिटिव था, बिल्कुल था, लेकिन अगर मार्केट ने कुछ और वर्डिक्ट दे रहा है और अगर उसके बाद मार्केट टर्न हो गया 24,950 से कंसिस्टेंटली सिर्फ एक व्यू है, और अब 1000 पॉइंट मिल चुके हैं वहाँ से निफ्टी पर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, मैंने एक बार पहले मैं नाम भूल गया किसकी थी वो सेइंग, मैंने यूज़ की थी उसको, कि एक जापानीज सेइंग है, अगर आप एक ट्रेन में बैठे, ठीक है, आप सपोज करिए, अब मैं जब आप मुंबई आए पहली बार, आप दादर से ट्रेन लें और आपको जाना है मान लो चर्च गेट, ठीक है। जो पहला स्टेशन आएगा, अगर वो माटुंगा रोड आए, तो इसका मतलब आप गलत साइड की ट्रेन में बैठ गए हैं। तो पहला स्टेशन प्रभा देवी का आना चाहिए, है ना। तो अगर आपको दिखे कि माटुंगा रोड पर आप हैं, तो आप क्या करेंगे? माटुंगा रोड पे उतरेंगे ना, क्योंकि उसमें आप ये कहेंगे कि नहीं, मैं इसी ट्रेन से पहले ही अंधेरी तक जाएगी, फिर अंधेरी से वापस चर्च गेट आएगी तो वो भी अंधेरी से वापस चर्च गेट, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम आपकी है ना, अगर आप माटुंगा रोड पे उतर जाएंगे और उसके बाद दूसरी साइड की ट्रेन ले लेंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो पॉइंट यही है मार्केट में अगर आप एक ट्रेडर हैं, और अगर ट्रेडिंग में मार्केट ने आपको बता दिया कि नहीं, आपका बाय ऑन डिप्स पे पैसा नहीं बन रहा है, आपका सेल ऑन रैली पे पैसा बन रहा है, उसके बाद भी अगर आप एक कहें कि नहीं, मैं तो अब जब तक बाय ऑन डिप्स पे पैसा नहीं बना के दिखा दूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा इस मार्केट से, अपना ही नुकसान करेंगे और किसी का नुकसान नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप अपना ही नुकसान करेंगे अगर ट्रेंड को नहीं फॉलो करेंगे। तो ट्रेंड अब इस समय क्लियर कट नेगेटिव साइड का, तो सेल साइड पे पैसा बना लीजिए। हाँ, एक सवाल जिसका मेरे पास जवाब नहीं है और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो का क्या करूं। मेरे खुद के कुछ रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि अब मैं अपने पोर्टफोलियो क्या करूं। मेरे पास अब उसका जवाब नहीं है, क्योंकि कुछ पोर्टफोलियो 30-40% डाउन है। अब मैं उनको क्या बोलूं कि हाँ
निकल जाइए, तो कल को अगर वो रिकवरी आ गई तो बोलेंगे तुमने मेरा लॉस करा दिया। अब मैं बोलूँ कि नहीं आप बने रहिए इसमें, वो और 20% चले गए तो कहें कि मैं तो निकला नहीं। तो इसके लिए प्लीज़, इसका मेरे पास तो एटलीस्ट जवाब नहीं है, लेकिन इस समय तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि थोड़ा केयरफुल रहें मार्केट में। हर मार्केट डिफरेंट होती है, ये वाली मार्केट बहुत ब्रूटल है। ये फाइनली हम उस तरीके की मार्केट देख रहे हैं जो हम 2003 से 7 में जो करेक्शंस आती थी, ये उस तरीके की करेक्शन है। अब तक हमने इस तरीके की करेक्शन पिछले 4 साल में देखी नहीं है, इसके लिए शायद हम थोड़ा सा इस पर ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। वरना ऐसा, अच्छा आज कितना गिरा है एक्चुअली इंडेक्स? 1%, लेकिन वो कम्युलेटिवली ज़्यादा हो गया, अदरवाइज आज तो हम सिर्फ 1% गिरे हैं यहाँ पर। चलिए जतिन गेडिया हमारे साथ जुड़ गए, जतिन से भी पूछ लेते हैं शॉर्ट क्या कर रहे हैं। तेजी, आई डोंट नो जतिन, तेजी की कुछ हिम्मत है क्या इधर, या शॉर्ट का ही ट्रेड ले? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रेंड रिवर्स से कोई संकेत नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो इट्स बेटर टू गो विद द ट्रेंड। तो शॉर्ट साइड की तरफ हमारा जो ट्रेड है रहेगा वो वोल्टास में रहेगा। 2 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन है, तो हमें लगता है कि जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो कंटिन्यू रह सकता है। 1712 का टारगेट रहेगा और इसमें हम स्टॉप लॉस 1785 का सजेस्ट कर रहे हैं। ये वीरू बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं? वीरू, मार्केट ख़राब है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप गायब ही हो जाओगे कि जैसे, हाँ मैं कहा पता नहीं वीरू कहाँ। नहीं, एक दुविधा सी हो गई थी बीच में, सुलझाने के लिए गया था, आ गया वहाँ पे, बस थोड़ी सी कोई परेशानी थी। वैसे अनुज बीच में 5 मिनट का गैप मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। नहीं खैर, इसीलिए इस मार्केट में अच्छा है कि हम 3 लोग मिलके एंकरिंग कर रहे हैं, वरना थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मार्केट में दर्द इतना है, एक्चुअली काम करते हैं। अब आप सोचिए ना, फ्राइडे को 310 पॉइंट गिरने के बाद क्या ट्रेड ले आदमी यहाँ पर, है ना? इससे अच्छा है कि बीच बीच में घूम के आ जाओ बाहर थोड़ा। हाँ नहीं बिल्कुल। खैर वैसे ही वीकेंड आ रहा है वीरू, तो घूमने जाइए अपनी गाड़ी उठा के, आपको अगर कहीं वीकेंड पे घूमने जाना है तो एक काम करते हैं, आप ज़रा इस मार्केट की करेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक हमारे जो डेस्क हेड है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें निकालते हैं। उन्होंने एक टॉपिक निकाला, वाह से आह। तो ये वाह से आह जो हुआ है उसको समझाने का जिम्मा लिया है यतिन ने, तो यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। और ये हमारे डेस्क हेड जो है ये आह निकालते हैं, तो वो मुझे याद आता है वो आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए वाला जो चीज़ है, क्योंकि मार्केट की कमर टूट चुकी है। और देखिए पिछले जो 1-2 महीने हैं वो काफ़ी टफ रहे मार्केट पे। 27 सितंबर को जो निफ्टी ने टॉप किया था, वो पीक से बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। पिछले 1 महीने में जो बिकवाली हुई है उसमें मिड कैप्स में 50% तक के फॉल देखने को मिले हैं। डिफेंस इंडेक्स की बात करें, क्योंकि डिफेंस पीएसयूज मार्केट डार्लिंग हुआ करते थे एक समय पे, यहाँ हमने 26% का पीक से डाउनफॉल देखा है। और निफ्टी में अगर हम बात करें मिड कैप इंडेक्स की, जो मिड कैप 100 स्टॉक्स हैं, पिछले 1 महीने में केवल 15 ही स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, बाकी के 85 मिड कैप 100 वाले स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न्स के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो 6,500 पॉइंट्स का आपको नुकसान हुआ है पीक से। 27 सितंबर को हमने हाई लगाया था, और निफ्टी में 2100 पॉइंट से ज़्यादा की करेक्शन हमने देखी है। जहाँ तक कि पिछले 1 महीने का सवाल है, बीएससी की लिस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन 40 लाख करोड़ रुपए नीचे है। जी हाँ, 40 लाख करोड़ रुपए नीचे है। और जो इसका पीक मार्केट कैपिटलाइजेशन था 477 लाख करोड़, वो अब हो गया है 437 लाख करोड़। सो कहीं ना कहीं एक बड़ा 10% का डाउनटिक आपने बीएससी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे आता हुआ देखा है। जहाँ तक कि निफ्टी का सवाल है 8%, सेंसेक्स 8%, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 9 से 8% की गिरावट आपने पीक से देखी है। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें, सेक्टर्स की बात करें, तो ऑटो इंडेक्स सबसे ज़्यादा पिटा है, 14% नीचे। कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी और फाइनेंशियल्स में भी हमने एक बड़े कट्स आते हुए देखे, लेकिन हाँ, ऑटो और कैप गुड्स में सबसे ज़्यादा मार आपको लगती हुई दिखाई पड़ी है। डिफेंस शेयर्स की मैंने बात की पहले, और यहाँ औसतन आपको 30-35% से नीचे दिखेंगे स्टॉक्स, चाहे वो कोची शिपयार्ड हो, गार्डन रीच शिप बिल्डर हो, भारत डायनामिक्स हो। जहाँ अर्निंग्स नहीं है और शेयर्स ऊपर थे, 40, 50, 80 तक के पी चले गए थे, यहाँ देखिए कितना भयानक करेक्शन आया है। एचएल जैसा लार्ज कैप स्टॉक भी डिफेंस स्पेस में 20% पीक से नीचे आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो इंडसइंड बैंक आज के फॉल के साथ 28% नीचे है। बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले और बहुत सारे ऑटो स्टॉक जैसे हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, मारुति
आप देखेंगे 15 से 16% नीचे हैं। और अगर मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो मन्नापुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में 30% की डिक्लाइन, वोडाफोन आइडिया पीक से तो मैं बता ही नहीं रहा वोडाफोन आइडिया, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में 2 महीने में जब ये मिड कैप इंडेक्स ने टॉप किया था तभी से L&T फाइनेंस, NBCC जैसे स्टॉक्स भी 25-30% नीचे हैं। ओके यतिन, शुक्रिया ये पूरी की पूरी पैमाइश करने के लिए। क्या कितना टूटा और कितना डैमेज हुआ एक बार स्क्रीन पे दिखाइए। HL जिसका जिक्र अभी यतिन कर रहे थे, यतिन ने जो HL का जिक्र किया एट 4117, HL फाइनली एट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और ये एवरेज को ये छुएगा जनवरी 2022 के बाद पहली बार। इसका प्राइस हुआ करता था 600 रुपये। मानस, इस पे डिस्कशन आपका मेरा कम से कम 10 बार हुआ था कि शॉर्ट ऑन राइज, बीच में एक पुल बैक आया था। मानस, फाइनली अगर ये रेंज पूरी टूटती भी है 4100 की, तो ये पूरा का पूरा जो एक तो ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है इन्वर्टेड, और ये 200 डेमा का ब्रीच, 50-100 का क्रॉसओवर, क्या प्रोजेक्शन दे रहा है नीचे की तरफ HL में? तो देखिए, अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड करने लगा तो मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3700 रुपए, 3700 का हो सकता है HL में। पैटर्न को देख के लग भी रहा है कि शायद अब ये आने वाले कुछ दिनों में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा 3260, माफ करिएगा 4260 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए शॉर्ट साइड पे, और टारगेट सेट करिए करीब 3700 रुपए। अच्छा अनुज, जानते हैं HL मतलब मैं बताता ना 200 डिमा को छुआएगा जनवरी 2022 के बाद। अनुज, मैं पिछले 2-3 हफ्ते से ना वो शो कर रहा हूँ कॉलर्स शो ट्रेडर्स हॉटलाइन। जितने भी लोगों की कॉल आई ना, HL सब टॉप पे फंसे हुए, पूरा का पूरा रिटेल जो है वो टॉप पे फंसा हुआ है। और हम क्या फंसे हुए हैं, टॉप रिटेल क्या फंसा हुआ है, बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने जो वो डिफेंस फंड लॉन्च किया था, हाँ वो भी टॉपिंग का एक संकेत था क्या, है ना? नहीं, सेक्टोरल फंड्स तो हमेशा टॉपिंग का एक इंडिकेशन होते हैं वीरू, लेकिन पता है आपने जो सवाल पूछा है ना, उसका एक जवाब आपके उसी सवाल में छुपा था। अब आपने बोला कि 2022 के बाद पहली बार ये 200 डेमा पर आया, ठीक है। 2022 2 साल पहले ही था, ठीक है, और तब 200 डे मूविंग एवरेज 600 रुपये का था। आज वो 200 डे मूविंग एवरेज 4000 रुपये का है। मतलब वहाँ से भी आप सोचिए, अगर आपने उस प्राइस पे लिया हुआ तो आप 7 टाइम्स स्टॉक पर हैं। 5 साल का चार्ट रख दीजिए, इसका ज़रा समझ में आ जाएगा। तो अब अगर आपने इस बुल मार्केट के शुरू में हेल में इन्वेस्ट किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वही है जो आपने बोला कि जो अभी रिसेंटली फंड लॉन्च हुआ या कुछ हुआ। अब इस चार्ट को देख कर तो लगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बाय कर लिया तो आपने पैसा बनाया, लेकिन हाई से तो ये भी स्टॉक करेक्ट हो गया। अब जब बात ये हो रही है, बैंक निफ्टी लेकर आइए, अब जरा एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर आइए। बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट नीचे 50-400 पर आ गया। अक्टूबर के जो 2 लोस थे उसमें एक था 50-200, एक था 50-400। अब 50-400 तो हम ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया हमने। अब मुझे लग रहा है कि 50-200 का जो बचा हुआ अक्टूबर का लो है वो भी ब्रीच हो जाएगा। अगर पूरी मार्केट ही 200 डे मूविंग एवरेज पर जा रही है, अगर निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज पे जा रहा है, बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज पे जा रहा है, तो स्टॉक्स भी जाएंगे ना, अच्छे स्टॉक्स भी जाएंगे 200 डे मूविंग एवरेज पर। दिक्कत क्या है, वो हो रहा है। आपने सिर्फ हेल्थ की बात की, ऐसे कई स्टॉक्स हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं वीरू, में कई स्टॉक्स अब अपने इलेक्शन डे के लो ब्रेक कर रहे हैं, इलेक्शन डे वर्डिक्ट के लोज ब्रेक कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट उस दिन का क्लोज, उस दिन के लोज ब्रेक कर रहे हैं। तो वो एक नेक्स्ट पेन पॉइंट होगा, क्योंकि वो एक पॉइंट था जहां पर एक फ्रेश बुल मार्केट शुरू हुई थी। बहुत लोगों ने जब ये बात है कि इलेक्शन डे के लो वाले दिन अगर हमने खरीद लिया होता तो, अब कई स्टॉक्स इलेक्शन डे के लोज ब्रेक कर रहे हैं। मुझे याद नहीं निफ्टी का लो क्या था उस दिन का एग्जैक्टली, लेकिन उसको रिविजिट करेंगे कुछ टाइम में। आई थिंक हम शायद 23,000 समथिंग था निफ्टी का लो उस दिन का, लेकिन हाँ वीरू कितना था उस दिन का लो? था निफ्टी का 21,281, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हाँ 21,281। तो 200 डे मूविंग एवरेज तब 21,200 पे था। अब वो अपने आप 200 डे मूविंग एवरेज बढ़कर 23,400 तक के करीब आ चुका है। तो मार्केट में रैली भी तो उतनी बड़ी हुई है ना, बार बार सारा का सारा चीज़ इस चीज़ से आती है कि मार्केट में रैली बहुत बड़ी हुई है, इसके लिए करेक्शन हमको थोड़ी सी बड़ी लग रही है। और हर्षदा ने मुझे कुछ और डेटा पॉइंट्स भेज दिए वैसे, जो थोड़े से तो थोड़े से एक्चुअली अनुज वो डेटा पॉइंट्स ना आईटीसी की प्रेजेंटेशन में का एक हिस्सा है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उन्होंने सोर्स किया उस डेटा को। हाँ बिल्कुल, फ्यूल कंजम्पशन वगैरह वगैरह।
अर्निंग्स वही बता रही है, वो अर्निंग्स वही बता रही है। और ये कल और आज में पैनिक इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि एक कंपनी ने वो सारा डेटा साथ में कोलेट करके आपके सामने पेश कर दिया और उसके बाद वो कंसर्न्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी पर इनफैक्ट लक्ष्मण को भी जोड़ लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि इस समय सबसे बड़ा कंसर्न ग्रोथ को लेकर ही उभर कर आया, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में उसी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। अब इस चर्चा में ये सबसे बड़ी दिक्कत उभर कर आ रही है, फिर सबसे बड़ा कंसर्न जो है कि इस चालू वित्त वर्ष में कि क्या हम 7% की जीडीपी ग्रोथ हासिल कर पाएंगे या नहीं। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिल रही है कि कंपनियों के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स को देखकर वित्त मंत्रालय खुद चिंता में आ गई है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण, रिटेल निवेशक तो चिंता कर ही रहे अपने पोर्टफोलियो को बिखरता देखकर, लेकिन ग्रोथ की स्लोडाउन की चिंता भी हो रही है फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में। बिल्कुल, जो वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब चालू कारोबारी साल में जीडीपी का ग्रोथ रेट 7% या उससे पार हो पाएगा, इसकी संभावना अब थोड़ी सी कम दिख रही है, या फिर कहें कि उनको चुनौतीपूर्ण दिख रही है। इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि आर्थिक सर्वे में 6.5 से 7% का अनुमान दिया गया था, आरबीआई ने 7.2% का अनुमान दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से कंपनियों के नतीजे आने शुरू किए हैं, जो वित्त मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा चिंता उनको कंपनियों के क्वार्टर 2 नतीजों से दिख रही है। और वहाँ भी जब ये कहा जा रहा है कि डिमांड नहीं है और डिमांड में कमी शहरी इलाकों से आ रही है, तो इस चिंता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। देखिए, होता क्या है कि जीडीपी के 4 सिलेंडर होते हैं। एक डिमांड, जिसको कह सकते हैं, या फिर कंजम्पशन, दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और चौथा होता है एक्सपोर्ट। तो डिमांड नहीं है, साफ हो गया। प्राइवेट स्पेंडिंग या फिर निजी कंपनियां भी जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगाना चाहिए था वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं लगा रही है, दूसरी दिक्कत ये है। तीसरी बात, एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है, आने वाले दिनों में तत्काल सुधार की गुंजाइश यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो इस 4 सिलेंडर में सिर्फ एक सिलेंडर है, वह है कि सरकार का खर्च। तो सरकार अपना स्पेंडिंग कर रही है, कैपेक्स कर रही है, लेकिन सिर्फ एक सिलेंडर के बदौलत हम 7% को पार कर पाएंगे, इसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। इसलिए वित्त मंत्रालय की चिंताएं थोड़ी सी जीडीपी के मोर्चे पर बढ़ गई है। ओके, तो लक्ष्मण जी, फिर कुछ इसको लेकर करने का भी इरादा है गवर्नमेंट का, या फिर बस अभी सिर्फ चिंता से काम हो गया? नहीं, अभी तो फिलहाल चिंता कर रहे हैं, लेकिन यह है कि लगातार रिव्यू मीटिंग होती है, समीक्षा होता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या रिजर्व बैंक की तरफ नज़र लगा कर देखेंगे या फिर वित्त मंत्रालय अपनी तरफ से कदम उठाएगा? तो कदमों का कोई लेखा जोखा या फिर खाका अभी तक तैयार नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर आने वाले हफ्तों में, महीनों में मुझे लगता है कि इस पर एक समीक्षा बैठक करके कुछ रणनीति ज़रूर बनाई जाएगी। और रणनीति क्या होगी देखना होगा, क्योंकि ऐसे मौके पर हमेशा वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, रिजर्व बैंक के बीच बातचीत होती रहती है, और रिजर्व बैंक की तरफ भी निगाहें थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी ऐसे मोर्चे पे। बिल्कुल लक्ष्मण जी, वो याद है वो जसपाल भट्टी का एक शो आता था, उसमें वो मिल के स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कल जो होने वाली मीटिंग है उसमें क्या करना है। बोले सर एजेंडा क्या होगा? बोले एजेंडा की चिंता मत करिए, समोसे गर्म होने चाहिए। तो खैर एनीवे, लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा चिंता वाले आंकड़े इस समय आपको खैर दिखाई देंगे। चलिए अब क्या करें, 4 का चौका ले लें फिर, और क्या काम करते हैं, 4 का चौका ले लेते हैं फिर। आज हमारे साथ शुरुआत करते हैं एक्चुअली ट्रेड्स की। सोने जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपकी जिम्मेदारी है, तो बताइए क्या ट्रेड लेंगे? अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रेकमेंड करना चाहते हैं टोरेंट फार्मा 3500 कॉल ऑप्शन, अक्टूबर सीरीज की 41-42 इसी रेंज में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 28 का, पहला टारगेट है 55, दूसरा टारगेट रहेगा 65। और टोरेंट फार्मा यहाँ पे 3400 सपोर्ट को काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है, एक 20 EMA हर्डल को जस्ट अप्रोच कर रहा है कि उसको क्रॉस करेगा। यहाँ पे पुट राइटर्स काफी अग्रेसिव हो रहे हैं बेस को डिफेंड करने पे, तो मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 3500 3520 लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकता है। और डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहूंगी कि ये आज हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन भी है जेएम के क्लाइंट्स को, हमने इसी तो स्ट्राइक पे इसी लेवल्स पे भी आज हमने रेकमेंड किया है। चलिए, इतने सारे बिकवाली वाले कॉल्स के बीच एक बाय कॉल आया तो सही। टोरेंट फार्मा में 3500 का कॉल आप लेकर चलेंगे, 41-45 पर है, 55 तक जा सकता है। रचना जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार। जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए हम भारतीय एयरटेल को शॉर्ट करेंगे। हमने कल भी इसको 8 AM शो में शॉर्ट करा था, और यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम इस पे शॉर्ट रह सकते हैं। 1670 का एसएल रखना चाहिए फ्यूचर्स के हिसाब से, और टारगेट होना चाहिए 1645।
ओके, यहाँ पे भारतीय एयरटेल आपका यहाँ पर शॉर्ट है। अब चलते हैं मानस के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। मानस जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, टाटा कंज्यूमर यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी। 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है स्टॉक में। तो टाटा कंज्यूमर में करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर सकते हैं। इसके फ्यूचर में बिकवाली करिए। 974 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं फ्यूचर के, तो इसमें यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं 986 के स्टॉप लॉस से। 915 950 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है टाटा कंज्यूमर के फ्यूचर में। अगर चाहे तो ऑप्शन में भी ट्रेड लिया जा सकता है। पुट ऑप्शन ले सकते हैं 970 वाला, 10 रुपए 50 पैसे 60 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। उसमें 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 20 से 22 रुपए के टारगेट्स करिए। ओके, तो ये हो गई मानस के पिक। अब चलते हैं अमर के पास मिड कैप फंडा के लिए। अमर जी, क्या पिक किया आपने? देखिए, उसमें मैं ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल स्पेस में कोपरान लिमिटेड है, तो इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है फार्मास्यूटिकल स्पेस में। इसमें करेक्शन हम लोगों ने देखा था ऑलमोस्ट फ्रॉम 350 लेवल्स टू करंटली अराउंड 280। तो इसमें निवेश किया जा सकता है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसमें करेक्शन जो हुई है काफ़ी शार्प करेक्शन हुई है और यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स अराउंड 25-30% अपसाइड के लिए इसमें एक पोजीशन ली जा सकती है फॉर अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। चले, सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए रैप कर देती हूँ। शुरुआत इनफैक्ट एक बाय कॉल के साथ हुई। सोनी जी ने कहा है कि टोरेंट फार्मा लेकर चले, जो है करीब 3500 वाला कॉल। 41 पर बोला था, 45 पर आ गया। 10 रुपये और चलेगा तो टारगेट अचीव होगा। 55 से अगला टारगेट फिर 65 का है। 28 का स्टॉप लॉस रखिएगा। फिर रचना जी कह रही भारतीय एयरटेल शॉर्ट करेंगी जब तक नंबर्स नहीं आते। नंबर्स याद रखिएगा, सोमवार शाम को आएंगे। 1645 का टारगेट रहेगा सेल साइड में। 1680 स्टॉप लॉस है। टाटा कंज्यूमर पर एक मंदी का कॉल मानस ने दिया है। मानस कह रहे हैं 950 तक फिसल सकता है काउंटर। 987 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चाहे तो आप 970 वाला पुट भी ले सकते हैं। और कोपरान मेंशन हुआ मिड कैप फंडा के तौर पर। चलिए, ये है वो सारे ट्रेड्स जिस पर हमारे जानकारों ने आज अपनी राय दी है। मार्केट का हाल वैसे का वैसे, हालांकि थोड़ी सी रिलीफ देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में, जो लगभग 1100-1200 पॉइंट नीचे आ रहा था, अब 950 पॉइंट ही नीचे है। ट्रेंड में 1% का मूव है, 2% की गिरावट में 1% का ऊपर का मूव है। JSW स्टील के नंबर्स के बाद कुछ संभलने की कोशिश, और एक्सिस कंफर्ट जोन में है। आपने बात बोली ना, 950 पॉइंट ही नीचे है बैंक ने, कंपेयर टू मतलब 11-1200। हाँ, एक तो मतलब 950 पॉइंट ही हो गया है। मतलब अब मार्केट में ये सिचुएशन आ गई है ना, कि 1000 पॉइंट तो हमको सिर्फ लगता है कि और स्पेशली इस पूरे हफ्ते की बिकवाली देखेंगे तो लगता है कि चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ICICI बैंक, ये दिग्गज बैंक अपने नतीजे पेश करेगा कल। साथ ही फिर सोमवार को, जैसे मैं मेंशन कर रही थी, भारतीय के नतीजे आएंगे, सन फार्मा के नतीजे आएंगे। तो तीनों स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, ICICI के साथ फेडरल बैंक के भी नंबर्स आएंगे और यतिन हमारे साथ है इस पर पहले राय देने के लिए। यतिन, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट ICICI और फेडरल दोनों की तरफ से? देखिए, सबसे पहले ICICI बैंक की बात करें और बेस्ट ऑफ द लॉट है, और ICICI बैंक के रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे आपकी बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस। NII की बात करें तो केवल 9% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में लगभग 6-6.5% की ग्रोथ आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी। और ऑब्वियसली पिछले साल का बेस बड़ा है और कहीं ना कहीं ये जो प्रोविजनिंग का फैक्टर है जो बहुत हाई हो रहा है बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स में, इसके कारण भी प्रॉफिट पे थोड़ा बहुत डेंट होने की संभावना है। की रिजल्ट रेशियोज जो अपने को ध्यान देने हैं, सबसे पहले डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ 14 से 15% के आसपास रहेगी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट्स घट के 4.3% के आसपास आने का अनुमान है। ऑब्वियसली जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो ओवरऑल एसेट क्वालिटी है, इस पे नज़र रखने की खास ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा फेडरल बैंक, ये भी बैंक का नंबर रिपोर्ट करेगा और जो क्वार्टरली अपडेट था, यहाँ 15% का एडवांसेस ग्रोथ, 15% का डिपॉजिट ग्रोथ बैंक ने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया, तो वहाँ कोई सरप्राइज नहीं होगा। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो अनुमानित है लगभग 15% से ग्रो होगी 2360 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट बिल्कुल फ्लैट रहेगा, पिछले साल एक वन ऑफ लार्ज बेस है, उसके कारण 960 करोड़ के आसपास आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रोथ वाइज लोन ग्रोथ कंपनी ने 20% डिस्क्लोज की है, 15% की डिपॉजिट ग्रोथ रही है। हालांकि अगर हम बात करें क्रेडिट ग्रोथ की तो वो काफ़ी शानदार रहेगी, लेकिन मार्जिन्स पे नज़र रहेगी। देखिए, मार्जिन्स पे अगर कोई टाइप का प्रेशर आता है तो मार्केट अप्रिशिएट नहीं करेगा। और जो एसेट क्वालिटी है, खास करके जो इनका गोल्ड लोन बिजनेस है, यहाँ किस तरीके के ट्रेंड्स आ रहे हैं वो काफ़ी जानना इंपॉर्टेंट होगी प्रीव्यू के लिहाज से। ओके, तो ICICI बैंक और फेडरल बैंक का ये दो नंबर्स पर नज़र रहेगी। भारतीय एयरटेल, ये भी एक स्टॉक है जिस पर हमारी नज़र रहेगी
और सिंस दिल्ली बेस्ड कंपनी है तो दीपाली के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें वहाँ से। दीपाली, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रह सकता है भारतीय एयरटेल के लिए। रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन सभी पैरामीटर्स पर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यूज देखें तो सीक्वेंशियल बेसिस पे 6.5% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 41,000 करोड़ रेवेन्यूज कंपनी पोस्ट कर सकती है। सिमिलरली अगर एबिटा को देखेंगे तो 11.25% की ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे आने की पॉसिबिलिटी है। आंकड़ा रह सकता है 21,930 करोड़ का। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा देखेंगे तो एडजस्टेड पैट सीक्वेंशियल बेसिस पे 57% ग्रो होने की पॉसिबिलिटी है। सिमिलर ग्रोथ वाई बेसिस पे भी देखने को मिलेगी और 4613 करोड़ का आंकड़ा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। सिमिलरली अगर मार्जिन्स को देखेंगे तो एबिटा मार्जिन्स 53.4% पर रहने की पॉसिबिलिटी है, यानी सीक्वेंशियल बेसिस पे लगभग 2.25% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर इसलिए रहेगा क्योंकि टैरिफ हाइक का बेनिफिट मिलेगा कंपनी को। जुलाई 2024 में कंपनी ने टैरिफ हाइक किया था तो उसका रिफ्लेक्शन टॉप लाइन पर देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट आमतौर पर जब टैरिफ हाइक होता है तो 2 से 3 क्वार्टर लगते हैं फुली रिफ्लेक्ट होने में रेवेन्यू साइड पर, तो आने वाले क्वार्टर्स में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अर्पू ग्रोथ काफी अच्छी एक्सपेक्टेड है। 9% के आसपास का जंप अर्पू में रह सकता है। सीक्वेंशियल बेसिस पे ये 210 से बढ़कर 230 के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो अगर अलग अलग सेगमेंट्स देखेंगे भारतीय एयरटेल के तो मोबाइल बिजनेस में स्पेशली जो टोटल सब्सक्राइबर्स है वहां पर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है 12 लाख के आसपास का सिम कंसोलिडेशन की वजह से। लेकिन जो एयरटेल बिजनेस है वहां पर अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 12% के आसपास की। होम ब्रॉडबैंड रेवेन्यू में भी 5.5% की ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकती है और ब्रॉडबैंड यूजर्स में इजाफा भी देखने को मिलेगा इस क्वार्टर के दौरान। अगर अफ्रीकन बिजनेस की बात करें तो नाइजीरियन करेंसी वॉलेटाइल रही है, इसीलिए अफ्रीकन कारोबार भी थोड़ा वॉलेटाइल यानी फ्लैटिश ग्रोथ ही वहां रह सकती है 1% के आसपास की सीक्वेंशियल बेसिस पे। लेकिन टैरिफ हाइक, अर्पू ग्रोथ और इंडिया वायरलेस बिजनेस ये 3 स्ट्रॉन्ग साइड पर रहेंगे जिसके कारण अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं भारतीय एयरटेल से। भारतीय एयरटेल अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड और देखना है कि कंपनी क्या गाइड करेगी आरपू को लेकर गोइंग फॉरवर्ड। इस पर एक क्विक टेक चेक, अमित बताइए ट्रेड लेना है या नहीं, क्योंकि एक बार रचना जी ने तो कह दिया जब तक नंबर्स नहीं आते आप शॉर्ट की रणनीति ही रखेंगी। आपको भी लग रहा है कि ये मंदी के ट्रैप में फंसा हुआ है काउंटर और उससे ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है? जी मैम, थोड़ी सी नियर टर्म वीकनेस यहाँ पे जरूर नजर आ रही है। स्टॉक में कंटिन्यूअसली लोअर लोज बन रही है, 10 और 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट मेरा यहाँ पे ये रुझान है कि 1665 के लेवल है। अगर इसमें स्लाइड आएगा तो डेट विल बी अप टू 1630 1640, जहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इफ रिजल्ट्स आर गुड एंड फेवरेबल तो मेरे ख्याल से अगर वहां पे मिलेगा तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा। फिलहाल जिस हिसाब से मूवमेंट है मुझे लगता है किसी के शॉर्ट्स है तो बने रहें। एक स्मॉल स्लाइड टू 1650 टू 1645 आ सकता है इसमें। ओके, चलिए अब एक और नंबर सन फार्मा, ये भी इंडेक्स का स्टॉक है। कंचन से जानते हैं क्या एक्सपेक्ट करें। कंचन, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, नंबर्स हमें स्टेडी देखने को मिल सकते हैं। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 8% का इजाफा यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एबिटा में भी 12%, अगर मार्जिन देखें तो 2% तक हमें बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो 13% यहाँ पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अगर इनकी बात करें स्पेशलिटी प्रोडक्ट की तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक स्टेडी इंक्रीज मूवमेंट देखने को मिले और ये Y-on-Y बेसिस पे 17% तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जो इनका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन है वहाँ पे भी हमें Y-on-Y बेसिस पे 12% की ग्रोथ संभव है। इसके अलावा इनका जो यूएस मार्केट के अंदर लॉन्च के ऊपर एक क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है और वो लॉन्च है डिरोक्सोलिटिनिब का। बेसिकली इनको ऑलरेडी अप्रूवल तो मिल गया था लेकिन इस टाइम पे कुछ लीगल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिसके चलते ये वाली जो कमेंट्री है, ये वाला जो क्लैरिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा सन फार्मा के लिए। इसके साथ ही साथ इमर्जिंग मार्केट में ब्रांडेड जेनरिक को लेके मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है ये खासा ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं की फोकस पॉइंट की, क्या ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन्स किस तरीके के दिखाई देते हैं, कॉम्प्लेक्स जेनरिक के ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके की कमेंट्री आती है, साथ ही क्लिनिकल डेवलपमेंट के लिए कंपनी R&D के एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस करती है। तो ये सारी चीजें जो फोकस में रखने वाली होगी, लेकिन ओवरऑल नंबर हमें हो सकता है कि स्टेडी देखने को मिले। ओके, नंबर शायद स्टेडी देखने को मिले सन फार्मा के। रचना जी, इसमें कोई ट्रेड है क्या? क्योंकि एटलीस्ट फार्मा एक स्पेस है जहां थोड़ा मार्केट फिर भी उतना बुरा नहीं है। जी, अगर इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसे लगाना होगा 1850 पे। अगर लॉन्ग साइड पे जा रहे हैं तो ट्रेड लेना हो तो इसमें शॉर्ट साइड पे ज्यादा बेहतर ट्रेड मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे 1850 का लेवल टूटना चाहिए और डाउन जाना चाहिए ये 1800 की तरफ। ना जी, अब आपने डिसाइड कर लिया कि सिर्फ शॉर्ट ट्रेड ही देनी है मार्केट में, लॉन्ग देना ही नहीं है?
नहीं ऐसा डिसाइड करके तो मार्केट कभी बैठने नहीं देता, क्योंकि हम होते कौन है डिसाइड करने वाले, वो तो मार्केट डिसाइड करता है। पर चार्ट्स ऐसा ही कह रहे तो क्या करें। बिल्कुल सही बात कही रचना जी ने, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, मार्केट डिसाइड करेगा। और बिल्कुल मीनवाइल थोड़े से सेंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग अब आनी शुरू हुई है। जो हश्ता 950 पॉइंट ही बोल रही थी, अब वो 800 पॉइंट ही रह गया हश्ता बैंक निफ्टी पर कम से कम। तो थोड़ी सी तो शॉर्ट कवरिंग है, कुछ साइन है यहाँ पर। आप निफ्टी देखिए ना, निफ्टी थोड़ा रिकवर हुआ है, थोड़ा सा निफ्टी रिकवर हुआ है। आई थिंक 24,000 पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था कि 24,000 के आसपास थोड़ा सपोर्ट आएगा। 70 पॉइंट ही रिकवर हुआ है, लेकिन कुछ तो रिकवरी है। अब टिकेगी या नहीं, तिनके का सहारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये वही है स्क्रीन पर आपके। चलिए काम करते, लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हर्षा उपाध्याय को जोड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि मार्केट को वो इस समय कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स अर्निंग्स पर अब क्या टेक है। ब्रेक के बाद ओके चलिए, चोलामंडलम के नंबर्स आ रहे हैं। प्राइमा फेसी नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कहते हैं ना डेविल इज़ इन द डिटेल्स। तो वो NBFC के तो खास तौर से पहले नंबर्स देख के शायद कोई व्यू आप ना बनाएं, लेकिन एक बार इसके डिटेल्स देख लें उसके बाद। लेकिन इनकम बढ़ी है, 4,600 करोड़ से बढ़कर 6,200 करोड़ के ऊपर गई है, और प्रॉफिट भी बढ़ा है। हालांकि एक्सपेक्टेशन, मैं एक बार पोल से कंपेयर कर लेता हूँ इसको। हाँ, एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट का था 967 करोड़ का, और हम 968 करोड़ पर ही आए हैं। इससे ज़्यादा सटीक पोल नहीं हो सकता था। NII एक्सपेक्टेड था 2670 करोड़। अब तक तो हम खैर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का पोल देख रहे हैं, लेकिन NII 10% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, शायद उससे ज़्यादा बढ़ी हो। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा डेविल इन द डिटेल्स होता है। तो एक बार इसके बाकी के नंबर्स देख के उसके बाद ही कोई व्यू लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। आपके सामने वो स्टॉक 1368 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अनुज, 2717 करोड़ ब्याज से आय का आंकड़ा 2018 करोड़ के सामने। तो ये भी रफली इन लाइन ही है, थोड़ा हल्का सा स्लाइटली बेटर एस्टिमेट्स है, लेकिन अब एसेट क्वालिटी कैसी है, कमेंट्री कैसी है, वो देखना होगा। हाँ, वो सारे डिटेल्स आएंगे। फिलहाल जैसे कह रहे हैं, सरसरी नज़र अगर आप डालें तो नतीजे उम्मीद के अनुसार या फिर हल्का सा एक शेड बेटर ही दिखाई दे रहे हैं। इस पर आएंगे कुछ देर में जब और फाइन प्रिंट आएगा। इस बीच हर्षा उपाध्याय को जोड़ लेते हैं। हर्षा जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। अब ये दिवाली कितनी अच्छी रहेगी वो तो कोई नहीं जानता, कंसिडरिंग उससे पहले बहुत मैसिव सेल ऑफ आ चुका है। 24,133 पर इस समय निफ्टी बैंक 800 पॉइंट नीचे। ये एक ऑर्डिनरी सेल ऑफ नहीं है, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। इनफैक्ट मैं देख रही थी इस हफ्ते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 3% निफ्टी करेक्ट कर चुका है, और मिड कैप्स में करेक्शन ज़्यादा है। तो सब लोग पहले तो अर्निंग्स का केस दे रहे थे कि अर्निंग्स इतनी कुछ खास नहीं, लेकिन कल और आज में, और कुछ ही देर पहले लक्ष्मण रॉय भी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि देखिए वित्त मंत्रालय भी कह रहा है कि क्या हम वो GDP ग्रोथ टारगेट अचीव करेंगे या नहीं। ये एक और एडिशनल फैक्टर आ गया है कि क्या अब मार्केट के जो नंबर्स हैं, इन कंपनियों के जो नंबर्स आए हैं, वो एक स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या वही सबसे बड़ा कंसर्न है आज मार्केट में? देखिए, अर्निंग्स एक तरफ से पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया है कि जून क्वार्टर तो खराब ही था, और इस क्वार्टर में भी ऐसा कुछ खास इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं था, और उसी के बराबर जो भी नतीजे आ रहे हैं वहां पे भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में माहौल एक तरफ से मंदी का हुआ है, इसलिए क्योंकि वैल्यूएशंस तो काफी महंगे हो चुके थे, और ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे रिजल्ट्स एक तरफ से कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उस हिसाब से एक करेक्शन जरूरी था, और हेल्दी भी है, मान सकते हैं, और वही हुआ है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ये एक्सपेक्टेड ही बोल सकते हैं कि ये करेक्शन मच अवेटेड था, और एक अर्निंग्स का ट्रिगर भी मिल गया, और इस अर्निंग सीजन में करेक्शन स्टार्ट हो गया। मीनवाइल वो चोला के NPA नंबर बढ़ के आए हैं हर्ष तक, ग्रॉस और नेट दोनों। तो एसेट क्वालिटी तो खैर थोड़ी सी ख़राब हुई है, और बाकी अब एक और थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे। अभी के लिए स्टॉक लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। आई नो स्टॉक स्पेसिफिक आप कमेंट करेंगे नहीं, लेकिन इंडसइंड बैंक ने जो मूड माहौल बिगाड़ा आज, क्या वो
एक बड़े खतरे की घंटी है पूरी मार्केट के लिए, या एक सिर्फ स्पेसिफिक इशू है? देखिए, कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर एसेट क्वालिटी का बात करें तो जरूर एमएफआई सेगमेंट और अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं, पर्सनल लोन्स, वो दोनों सेगमेंट में थोड़ा बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहा है पूरा ही बैंकिंग सिस्टम में। और अगर आप बैंक्स को देखेंगे तो एमएफआई और क्रेडिट कार्ड्स में उनका जो प्रोपोर्शन रहता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, और होपफुली ये एक पासिंग फेस है, यहाँ से अच्छे से बाहर आना चाहिए। लेकिन जरूर एक तरफ का एक शॉर्ट टर्म हेडविंड बोल सकते हैं जो एमएफआई सेगमेंट में स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो एसेट क्वालिटी का किसी को एक तरह से फियर ही नहीं था बैंकिंग सेक्टर को देखते हुए, वो थोड़ा सा उस माहौल में थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और उसी कारण स्टॉक्स में रिएक्शंस भी ज्यादा दिख रहे हैं। पर हर्षा जी, जो इस बार इस अर्निंग सीजन में प्राइस डैमेज हुआ है वो है एफएमसीजी, और ये वो एफएमसीजी है जो कि बीते 2 साल में 3 साल में स्पेशली पोस्ट कोविड अपनी जो मूलभूत परिभाषा होती है, जैसे कहते हैं ना, हमें डिफेंसिव्स, उन्होंने डिफेंसिव्स नहीं, उन्होंने एग्रेसिव स्पेस की तरह रिटर्न दिए। मेरे ख्याल से मात्र जून जुलाई अगस्त में ही ये लगभग इंडेक्स 7-8 हज़ार पॉइंट भागा था। इस फॉल को आप कैसे रीड कर रहे हैं, और अभी क्या फर्दर प्राइस डैमेज है जिस प्रकार के नंबर्स रहे, और मोर स्पेशली जिस प्रकार की कमेंट्री रही है? वीरेंद्र जी, देखिए, बिजनेस तो जरूर डिफेंसिव है, लेकिन स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशंस को भी एक तरफ से नजर रखने पड़ेंगे। अगर वैल्यूएशंस को नजरअंदाज करते हैं तो जो डिफेंसिव बिजनेस है वो आपके पोर्टफोलियो में डिफेंसिव नहीं भी हो सकता है। वही इस नतीजों से और इस मार्केट रिएक्शन से पता चल रहा है, क्योंकि जो एक तरफ से माहौल बन गया था कि रूरल कंजम्पशन इंप्रूव होने वाला है और अर्बन कंजम्पशन में कोई रुकावट नहीं है, और उसके चलते हुए काफी कुछ इंक्रीमेंटल जो एक्सपोजर था वो एफएमसीजी और कंजम्पशन सेक्टर्स में गया था, और ये एक रिसेंट फिनोमेना था। उसके हिसाब से जो नतीजे आए हैं उसमें कोई ऐसा ग्रीन शूट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं रूरल कंजम्पशन को लेते हुए, बल्कि अर्बन कंजम्पशन या डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो ठीक ठाक चल रहा था वहां पे शायद 1-2 क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं। तो ये सब देखते हुए, और जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस था, इतना स्ट्रॉन्ग रैली था इस सेगमेंट में, एक तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, और मार्केट का नर्वसनेस भी एक एडिशनल फैक्टर है, जहाँ पे हमने देखा है कि जहाँ पे भी स्टॉक्स में नतीजे खराब आए हैं या एक्सपेक्टेशन से नीचे आए हैं, वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई दिया है। तो हर्षा जी, फिर ऐसी स्थिति में कुछ सेफ्टी मिलेगी क्या इस मार्केट में अर्निंग्स के मद्देनजर? अब तक तो सिर्फ आईटी की तरफ से वो आया, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे धीरे धीरे करके लोग मुनाफा वसूली करते दिखाई दिए हैं। कुछ है जो सेफ रख सकता है इस आपके पैसे को? कुछ पोजीशंस आप लोग ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं क्या? जरूर आईटी सर्विसेज में थोड़ा बहुत डिफेंसिव पोजीशनिंग अभी भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे एक साइक्लिकल जो रिकवरी दिखाई दे रहा है डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड में, उससे लगता है कि शायद अगले 2-3 क्वार्टर्स में ग्रेजुअल रिकवरी दिखाई देगा बिजनेस मोमेंटम में। और ये भी होप है कि जो एआई अडॉप्शन होगा उसके लिए जो क्लाउड माइग्रेशन करना है, उसमें भी भारतीय जो आईटी सर्विसेज कंपनीज है उनके कारोबार बढ़ सकता है। तो ये सब देखते हुए शॉर्ट टर्म और इवन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ठीक ठाक बिजनेस मोमेंटम हो सकता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे मार्केट में जितना वोलेटिलिटी होगा उतना नजर नहीं आएगा शायद। अगला एक सेक्टर है जो बैंकिंग है। काफी कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही मूवमेंट हुआ है, कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि ये काफी कुछ जो नेगेटिव शॉर्ट टर्म हेडविंड्स है वो डिस्काउंटेड हैं, और एक तरफ से काफी कुछ स्टॉक्स में कैप्सुलेशन जैसा बिहेवियर भी दिखाई दिया है कुछ पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तो लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रहे, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो शायद यहाँ पे भी ऐसा बड़ा वैल्यूएशन का कोई रिस्क नहीं। अच्छा, बजाज ऑटो ने आके बोला कि फेस्टिव सीजन उतना अच्छा नहीं रहा है, और अब ये क्लियरली एक नज़र आ रहा है कि इवन वाइट गुड्स में भी शायद उतना अच्छा ना रहा हो फेस्टिव सीजन। क्या
मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन के लिए अब स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में हम तैयार हैं फिर? अनुज जी, देखिए, मिड एंड स्मॉल कैप में करेक्शंस के बावजूद अभी भी वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। 30 से 40% इंडेक्स लेवल पे महंगा वैल्यूएशन बोल सकते हैं अगर आप हिस्टोरिकल एवरेज से कंपेयर करते हैं, और कुछ कुछ स्टॉक्स तो उससे भी ज्यादा महंगे हैं। और अगर उन्हीं सेगमेंट्स में अगर अर्निंग्स का कंफर्ट नहीं है, जहां पे भी नतीजे आ रहे हैं और वहां पे डिसअपॉइंटमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो जरूर वहां पे और रिस्क हो सकता है। लेकिन लार्ज कैप सेगमेंट को देखेंगे तो मोटा मोटा वैल्यूएशन का जो रिस्क था वो हट गया है। तो यहाँ पे अगर आप निवेश करेंगे तो शायद ठीक ठाक ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर लमसम भी आप करते हैं, और जब आपका निवेश का होराइजन जो है वो 3 या 5 साल है। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में वो बोलना अभी भी मुश्किल है। तो एक तरफ से अभी भी वो वैल्यूएशन रिस्क जो है वो वहाँ पे अभी भी है। हर्षा जी, ऐसे में मतलब जो इस वक्त के आंकड़े हैं, जिस प्रकार की कंज्यूमर डिमांड है, आप कोई कॉल लेंगे इस वक्त रियल एस्टेट पर, जहां पे CY24 और इवन आई थिंक फ्रॉम मिड ऑफ 23 हमने स्टॉक्स में वर्टिकल राइज देखा था? रियल एस्टेट में अभी भी हमारे कुछ स्टॉक पोजीशंस हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरे सेक्टर पे हमारा कुछ बड़ा सा ओवर एक्सपोजर है या ओवर वेट है। तो हमें लगता है कि इस सेगमेंट में भी काफी कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है मार्केट के हिसाब से। तो जहां जहां पे भी वैल्यूएशंस महंगे हुए हैं और स्टॉक परफॉर्मेंस एक तरफ से रिलेटिवली बेटर था मार्केट से, वहां पे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब करेक्शन का माहौल आता है तो यही सब सेगमेंट्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है जहाँ पे पैसा बना है। तो हमें लगता है कि जैसे पहले भी हमने बात किया, आईटी सर्विसेज और बैंकिंग के अलावा काफी सारे सेगमेंट्स में करेक्शंस कंटिन्यू हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर दिन नीचे का लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन जरूर एक कंसोलिडेशन जैसा फेज रहेगा जहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड बायस रहेगा शायद कुछ और दिन के लिए। आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पे अपना आउटलुक शेयर किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से CNBC आवास परिवार की तरफ से आपको इस त्यौहार की, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। चलते हैं अनुज, थोड़ी रिकवरी है 24,142 100 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी 50,800। अब कहने को ये वो आई थिंक थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन सुबह ये लेवल कितनी दूर थे, अब आ चुके हैं। व्यू क्या रहेगा मंडे मॉर्निंग, कैरी करें कुछ क्या? वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, अब आप थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लें। आई थिंक 24,950 से एक शॉर्ट पर का एक व्यू रहा है मार्केट पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में बस अब ये सेलिंग ख़त्म हो गई, लेकिन बड़ा प्रॉफिट का शॉर्ट में बनाया तो उसको आप घर लेके जाइए, एंजॉय करिए थोड़ा। मंडे को मार्केट फिर मौके देगा आपको शॉर्ट करने के, और मार्केट रोज़ आपको मौके दे रहा है शॉर्ट करने के, तो वीकेंड रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मंडे को कुछ गैप अप वगैरह हो जाए, या तो वो थोड़ा सा एक आपको मौका देगा शायद वापस। ट्रेंड अभी भी मार्केट का काफ़ी कमज़ोर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक फ्राइडे फैक्टर है, एंड में बस शॉर्ट थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उस वजह से मार्केट लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आ गया है। आई थिंक एक्सपायरी वीक में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम 24,000 के नीचे फिसलें, और इवन अगर वो 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ भी बढ़ें, निफ्टी पर भी, बैंक निफ्टी पर भी, तो ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, लेकिन मार्केट आपको फ्रेश मौके देगा। अभी के लिए एक बार के लिए थोड़ा प्रॉफिट बुक करके घर जाने में कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा आप सावधान रहकर जा सकते हैं, लेकिन कुछ जो मुनाफा आपने कमाया है शॉर्ट करके उसे बुक करके चलें। मैं बस देख रही हूँ कि 24,200 तक पहुँचेगी गाड़ी या नहीं। फिलहाल 78 तक गए हैं हम, और 74 पर कर रहे हैं ट्रेड। BTST STBT ट्रेड्स, अब तक तो सारे बिकवाली के ट्रेड्स आए। रचना जी, आप ही के पास आऊँगी, कुछ तेज़ी है या फिर आपका ट्रेड भी STBT रहेगा? जी, एक काउंटर है जिसमें तेजी के लिए देख सकते हैं हम, एंड दैट इज इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, और ये अगर लोअर एंड ऑफ द रेंज की वहां से घुमा है ऐसा मान के चले तो अपर एंड ऑफ द रेंज तक जा सकता है, विच वुड बी अराउंड 710। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग करना है तो इंडियन होटल्स इज वन काउंटर जहाँ पे 690 के नीचे ऐसा लगा के लॉन्ग करना चाहिए, और 705 710 के टारगेट रखने चाहिए।
मानस आप क्या कैरी करेंगे? देखिए बंधन बैंक को कैरी करेंगे, वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन कैरी किया सकती है क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकडाउन बंधन बैंक में देखने को मिला है। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 168 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं बंधन बैंक के फ्यूचर में। 172 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 160 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल। बैंक में एक शॉर्ट साइड का ट्रेड, इंडियन होटल्स में तेजी का ट्रेड। अमित, आपका ट्रेड? जी मैम, मैं लॉन्ग साइड में जाऊंगा BTST। HDFC बैंक को अगर हम देखें तो आज जो थोड़ा सा पुल बैक आया था, इसने वापस एक लोअर शैडो बना के ऑलमोस्ट सारा अपना जो इंट्राडे डाउन मूव था वो कवर कर लिया। ओवरऑल HDFC बैंक जैसे कि हम सबको पता है कि काफी स्ट्रांग है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1725 का और टारगेट्स रहेंगे 1775 के। HDFC बैंक में एक बाय साइड का ट्रेड। जतिन बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड देना चाहूंगा, वो फार्मा स्पेस में से लुपिन में होगा। पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश कैंडल बनाया था और आज के ट्रेडिंग सेशन में वो मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। हमें लगता है कि फार्मा स्पेस में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, तो लुपिन लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 2138 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 2175 की। ओके, कविता जी आपका ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? या वीरेंद्र जी, सो बाय साइड फार्मा से ही होगा। आज एक रेजिलियंस शो कर रहा है और अपने लोस को प्रोटेक्ट किया है काउंटर ने, दिन के लो को भी, दैट इज डिविज लैब पर। सो डिविज लैब 5780 के लेवल पर है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 5850 5880 के टारगेट्स के लिए आप डिविज लैब लेकर जा सकते हैं। 5730 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, सोनी जी आपका ट्रेड क्या रहेगा मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, यहाँ पे BTST की सलाह रहेगी रैमको सीमेंट पे। यहाँ पे 840 स्टॉप लॉस के साथ रैमको सीमेंट खरीदारी करने की सलाह रहेगी फ्यूचर्स में। यहाँ पे टारगेट रहेगा 870 875 के टारगेट्स की। ओके, तो रैमको सीमेंट। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पूरी हुई। आज रैमको सुबह हमारी स्पॉटलाइट में भी था। वैसे वीक मार्केट में देखिए ये स्टॉक डे हाई पर बंद हो रहा है, तो कुछ तो आपको इसने प्रोटेक्ट किया होगा। अब चलते हैं यतिन के पास डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, किन स्टॉक्स पर नज़र डीलर्स की? थोड़ा टफ कॉल है, लेकिन दो फार्मा स्टॉक्स हैं जहां डीलर्स को लगता है कि थोड़ी बहुत तेज़ी के सौदे बन सकते हैं। लुपिन येस्टरडे भी ये रेडार पे था और आज भी डीलर्स को लगता है कि लुपिन एक ऐसा स्टॉक है जहां खरीदारी करके चल सकते हैं। BTST का ट्रेड वो यहाँ सुझा रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट के तौर पे भी अगर आप देखें तो यहाँ फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप ऐसी मार्केट में आपको दिखाई पड़ रहे हैं और 2200 तक के टारगेट्स डीलर्स को लगता है इस स्टॉक में पॉसिबल है अक्टूबर सीरीज में। सन फार्मा ये भी एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स पोजिशनली खरीदारी कर रहे हैं, बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहे हैं 1950 के टारगेट के साथ, और डीलर्स का कहना ये है कि यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। तो इन जनरल ये दोनों लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स सन फार्मा और लुपिन आज हरे निशान में भी हैं और डीलर्स के रेडार पे भी। ओके, तो इन दो स्टॉक्स पर नज़र रहेगी। फार्मा में क्लियरली आज थोड़ा सा मोमेंटम है। स्टॉक्स जो बैन में आ सकते हैं उनकी बात हो जाए एक बार। 4 स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो चौथा नाम है हर्षिता, वो सबसे इंटरेस्टिंग। इंडेक्स स्टॉक बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं, इंडसइंड बैंक। उसके अलावा लास्ट कब हुआ था? मेरे को ये नहीं याद, पता नहीं मुझे। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कोई इंडेक्स का स्टॉक बैन में आया हो। पता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। 97% पोजीशनिंग हो गई यहाँ पर। उसके अलावा खैर डिक्सन, IDFC फर्स्ट बैंक, LTF। IDFC फर्स्ट बैंक के कल नंबर्स आने हैं, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर तकलीफ। IEX और PEL ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो बैन से बाहर आ सकते हैं। बॉर्डर लाइन केस है। अच्छी रिकवरी हुई मार्केट में एंड में, वैसे एक चीज़ तो माननी पड़ेगी। और सेंसेक्स में हालांकि शॉर्ट कवरिंग हुई ज़रूर है, लेकिन वो एवरेजिंग जो है वो एग्जैक्टली यहाँ नहीं लेकर आएगी। सेंसेक्स पर करीब 79,450 के करीब का मामला रहेगा। निफ्टी पर करीब 24,170 180 का मामला रहेगा मेरे ख्याल से। बैंक निफ्टी यहाँ पर भी ठीक ठाक शॉर्ट कवरिंग हुई टुवर्ड्स द एंड। ये फ्राइडे फैक्टर है, थोड़ी सी आप अपना प्रॉफिट बुक करके जाना चाहते हैं क्लोजिंग से पहले। और BPCL अनुज, मुनाफा 2397 करोड़, 4000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा अनुमानित था। हाँ, ये इसमें क्या हो रहा है ना हर्षिता, मैं बताता हूँ। पिछला क्वार्टर ख़राब था क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन्स ख़राब थे, प्लस एट द सेम टाइम कंपनियों का मार्केटिंग मार्जिन्स भी काफ़ी ख़राब हो गए थे क्योंकि क्रूड काफ़ी ऊपर था और पेट्रोल प्राइस डीजल प्राइस बढ़ा नहीं पाए थे इलेक्शन की वजह से। ये वाला क्वार्टर मेरे ख्याल से अच्छा हो सकता है इन कंपनियों के लिए, लेकिन खैर अभी तो HP BP दोनों के नंबर्स ख़राब आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
दोनों इनफैक्ट बीपी के आगे देखते हैं एचपी क्या पेश करेगा 45-30 एचपी करोड़। के सुबह आ गए थे मेरे ख्याल से, आफ्टरनून में मैंने शायद मैंने मिस आफ्टरनून किया में- था क्योंकि मैं आफ्टरनून में आ बाहर गए थे थी। HP के, हाँ। तो बीपी अब आपके 5% फिसल चुका है स्टॉक देखते ही देखते। ये भी क्या शॉर्ट करके जाएंगे आप रचना जी? रचना जी सॉरी, बीपीसीएल पर मैं कॉल पूछना चाह रही थी। 305 तो आ ही गया, शॉर्ट किया जाए, नंबर्स खराब है। जी, बीपीसीएल को डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें भी जिस तरह की कैंडल आज बनी है, ऐसी फर्दर बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं चार्ट्स पे। और यहाँ पे 300 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो 290 की तरफ ये काउंटर जाएगा। 310 पे एसएल के साथ इसको शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स में। ओके, बीपीसीएल आपके स्क्रीन पे 304 पे एक दो स्टॉक्स और लिखे गए। हालांकि देखिए जो स्टॉक्स आज बहुत ही अच्छा एक मूव देखे गए, उसमें इंडियन होटल्स शामिल है, शानदार मूव। लॉरस लैब करीब 4.25% ऊपर। खैर मैं इस पे आऊँगा, लेकिन उसके बाद पहले जरा ब्रेथ देखते हैं। देखिए ब्रेथ को देखने का थोड़ा प्रोस्पेक्टिव नज़रिया जो है बदलना पड़ेगा। अब इंडसइंड बैंक जैसा काउंटर अगर डेरिवेटिव बैन में है तो आप समझ सकते हैं कि क्लोजर टू एक्सपायरी लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग का एक सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्क्रीन पे रखिएगा लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, ये 4 स्टेट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। 14 लॉन्ग, बट स्टिल अगर आप परसों के कंपैरिजन में देखें जहां 7 लॉन्ग थे, स्टिल ज़्यादा है। शॉर्ट कवरिंग 20 में, शॉर्ट 64 में और करीब 82 में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। आइए एक एक करके स्लाइड देखते हैं। लॉरस लैब और टोरेंट फार्मा, गोदरेज सीपी, डॉक्टर लाल पैथले भी 4 काउंटर्स थे जहाँ पे इनफैक्ट इंडियन होटल्स, गोदरेज कंज्यूमर, आईटीसी में शॉर्ट कवरिंग हुई पोस्ट नंबर्स, एक्सिस बैंक में पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, पॉजिटिव इम्पैक्ट, शॉर्ट कवरिंग लॉरस लैब में, टोरेंट फार्मा में, डॉक्टर लाल पैथले में और एक फाइनेंशियल्स में और एनबीसी में। एक नेक्स्ट स्लाइड और आएगी जहाँ पे आज आपको शॉर्ट बिल्डअप नजर आएगा, इंडसइंड बैंक। और ये किसी स्मॉल कैप मिड कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स इंडेक्स स्टॉक। इंडसइंड बैंक 18.5% नीचे। डिक्सन पोस्ट नंबर्स, एचपीसीएल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रैक हुआ, जीएनएफसी करीब 5.5% नीचे रहा, शॉर्ट बिल्डअप हुआ यहाँ पे। लॉन्ग अनवाइंडिंग हिंदुस्तान कॉपर में, वोडाफोन आइडिया टुवर्ड्स 730। अब बीपीसीएल, महानगर गैस, बंधन बैंक, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। विन विन सिचुएशन में जैसे कि मैं कहता इंडियन होटल्स, ये आप मानस कैसे रीड करें इंडियन होटल्स को? मतलब अगर सुबह पैसा कमा लिया अगर इस लॉन्ग ट्रेड पे तो कोई ज़रूरी कैरी करना? अच्छा, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? अभी और माइलेज देगा ये मंडे मॉर्निंग तक? तो देखिए बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि रिकवरी में अपने वापस 20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो पैटर्न तो पॉजिटिव है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला लो 720 रुपए के आसपास था, स्टॉक को टेस्ट कर सकता है, लेकिन ये सही समय है जब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 679 पे लगा रहे हैं। इंडियन होटल्स अच्छा मूव देता हुआ। सुबह सुबह आशीष बहती जी की एक कॉल थी, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 0.2% ऊपर, हालांकि इंट्राडे में ज़्यादा स्विंग अच्छा दिया था। और यूएसएल ये भी एक ठीक ठाक क्लोज है, नॉट बहुत एनकरेजिंग नहीं है। मैं एक बार ज़रा डिफेंसेस को खंगालने की कोशिश कर रहा था। और ल्यूपिन 1% ऊपर, ल्यूपिन अपने लॉस्ट ग्राउंड को रिगेन किया है 2158। लेकिन एक स्टॉक और लिखा है स्क्रीन पे जो कि आज मतलब आप समझ लीजिएगा कि मैं क्योंकि अब वीकली चार्ट्स की बात है ना, इस पे बात कर सकते हैं। एक बार कैनरा बैंक लेके आइएगा, वो मैंने बात इनफैक्ट नोट करके भी रखी थी कार्यक्रम से पहले। कविता जी, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूँ ना, ऑलमोस्ट नवंबर 2012 से लेके अब तक का एक स्विंग हाई था जो इसने 20 जनवरी 2024 को काटा था 94। उसको आज फिर नीचे घटते हुए क्रम में इसने अचीव कर लिया। आपको क्या लगता है, मैं 94 गया तो 50 वीक या फिर 100 वीक का टेस्ट पॉसिबल है 90-89 कैनरा बैंक में? स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ कैनरा बैंक मुझे वीक ही लगता है अंटिल काउंटर ऊपर की तरफ 96 के लेवल को रीगेन नहीं करता है। तब तक यहाँ पर जिनके शॉर्ट्स बने हैं उन्हें अपनी शॉर्ट पोजीशन को कैरी करना चाहिए। और डाउनसाइड मुझे लगता है 89 के लेवल की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। ओके, मीनवाइल एक बार लार्सन एंड ट्यूब्रो का चार्ट देखते हैं जरा। लार्सन एंड ट्यूब्रो काफ़ी समय से ये स्टॉक वीकनेस दिखा रहा है। इनफैक्ट अगले हफ्ते इसके नंबर्स आएंगे, आई थिंक 30 तारीख को। और उससे पहले स्टॉक्स का 1 महीने का चार्ट देखते हैं जरा लार्सन एंड ट्यूब्रो का। यहाँ पर आई थिंक आज सुबह पैनल में शॉर्ट सजेस्ट किया गया था इस स्टॉक पर।
रचना ने इनफैक्ट आज दोपहर में कहा, हाँ दोपहर में, का लेकिन पहला कॉल था। हाँ 12% स्टॉक इस एक महीने में गिर चुका है। दिक्कत क्या हो रही है ना, आजकल स्टॉक 12% गिरने के बाद भी अगर खराब नंबर आ रहे तो और 12% और पिट जाता है। हाँ, तो वो इसके लिए ये थोड़ा सा मामला यहाँ पे दिक्कत वाला है। रचना जी, स्ट्रेट को कैरी करना है ना? मेरे हिसाब से इस ट्रेड को कैरी करना चाहिए और 2 से 3 दिन का टाइम देना चाहिए। जैसे आज की बार है, ऐसी 1-2 और बार्स बनेगी डेली चार्ट पे। ओके, तो ये एलएनटी, इनफैक्ट एक ट्रेड जिस पर मेरी नज़र गई, बीएल के नंबर्स हम कार्यक्रम की शुरुआत में ही देख रहे थे, ये इनफैक्ट 1.5% ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। नेगेटिव में था, अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है 274 पर। अटेम्प्ट कर रहे हैं क्या ये ट्रेड कैरी करना, सोनी जी? हर्षदा जी, बीएल अगर 267 के ऊपर क्लोज करता है, जो कि मुझे लग रहा है कि यहीं पे हो रहा है, सो क्लोजिंग बेसिस पे वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कैरी करता है तो फिर 267 स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पे कर सकते हैं टुवर्ड्स 280 285, जो कि उसका पुराना रेजिस्टेंस एरिया था, उसको टेस्ट करने के लिए वो रिकवरी दिखाया है, तो मुझे लगता है वहां पे टेस्ट कर सकता है दोबारा एक बार। सो 267 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। EL 267 सपोर्ट रहेगा, 274 के आसपास ये कर रहा है ट्रेड। 267 के ऊपर की क्लोज इशारा कर रही है कि आप अगले हफ्ते के लिए कैरी कर सकते हैं। अच्छा, और सपोर्ट मार्केट ने कहा ढूंढा है, तो उसमें कुछ चुनिंदा FMCG प्लेयर्स रहे, ब्रिटानिया, HUL जैसे काउंटर्स, TCS, ITC में थोड़ी सी रिकवरी, इनफैक्ट ITCS तो करीब 2-2.5% ऊपर, और टेक में TCS और इन्फोसिस है। इन दोनों पर अगर हो सके तो हमें एक बार राय बताइए, क्योंकि नॉर्मली और टेक्नोलॉजी के नंबर्स वैसे थोड़ी सी राहत दे रहे थे, स्पेशली इन्फोसिस, जिस तरह से इसने आउट परफॉर्म किया है अपने पियर्स को। ट्रेड कैरी करेंगे क्या, या फिर यहाँ पर कुछ और पोजीशंस लेने की कोशिश करेंगे? मैम, अगर इन बिटवीन द टू चार्ट्स देखें तो इन्फोसिस का चार्ट ज्यादा बेटर है। ये थोड़ा सा अपना 50 डे रीगेन करने की कोशिश कर रहा है सपोर्ट से। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ पे एक अपमूव ड्यू है टुवर्ड्स 1900, स्टॉप लॉस रहेगा 1850 के आसपास का। और टीसीएस की अगर बात करें तो यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 200 EMA के आसपास। जब तक ये 4100 के ऊपर ना निकले तो देयर विल बी नो कंफर्मेशन ऑन मोमेंटम। बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक बार डे लो से रिकवरी लेकर आइए निफ्टी की, और साहब हमारी बात हुई थी कि अपने शॉर्ट पोजीशन में थोड़ा प्रॉफिट बुक करके जाइए, और ये एग्जैक्टली वही है। इसको आप किसी बार्गेन बाइंग की तरफ से ना देखें, इसको सिंपली ये समझ के रखिए कि यहाँ पर अब शॉर्ट्स ने इतना पैसा बनाया है और फ्राइडे है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी। इसके लिए 144 पॉइंट की रिकवरी आ गई, और एग्जैक्ट वो 310-355 के करीब वो रिकवरी आनी शुरू हुई 24,216 पर। तो क्लोज उतनी ख़राब नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये वीक काफ़ी ख़राब था। और कभी भी मार्केट में अगर वीकली इतनी बड़ी रैली आती है तो नॉर्मली फ्राइडे में आप थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखते ही देखते हैं। तो ये उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा कि मार्केट आपको दोबारा मौके देगा शॉर्ट करने के, शायद मंडे को दे दे, ट्यूसडे को दे दे, लेकिन अभी के लिए थोड़ी सी एक समय के लिए मार्केट में शॉर्ट कवरिंग है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अब 190 पॉइंट निफ्टी डाउन रहा, जबकि डे लो से काफ़ी अच्छी रिकवरी थी। हालांकि बैंक निफ्टी जो एक समय पर 1200 पॉइंट डाउन था, 700 पॉइंट ही नीचे बंद हुआ। हालांकि एवरेजिंग से थोड़ा चेंज होगा। IT करीब 60 पॉइंट नीचे था। मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स 2% नीचे। एडवांस डिक्लाइन आएगा, 400 बढ़ने वाले शेयर, 2000 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। तो एडवांस डिक्लाइन तो काफ़ी ख़राब था आज का। अब सेक्टोरल ब्रेड लेकर आइए एक बार जरा। सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की ट्रेड्स बैठी। इसमें सिर्फ FMCG ITC की बदौलत 1% के शानदार गेंस के साथ, अदरवाइज पूरा का पूरा मार्केट रेड में। कैपिटल गुड्स, ऑटोज, PSU बैंक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल्स, ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट सभी में डिक्लाइन। उसके बाद आप लेकर आइए जरा निफ्टी का हीट मैप। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं। इसमें देखिए ITC, एक्सिस बैंक, BEL, ब्रिटानिया, लीवर ऊपर की तरफ, नीचे ऑब्वियसली आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे इंडसइंड बैंक, उसके अलावा BPCL, अदानी एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस, M&M, कोल इंडिया। तो कुल मिलाकर क्लोज तो ख़राब रही, लेकिन इतनी ख़राब नहीं थी जितना एक समय पे लग रहा था। जी हाँ, क्लोज ख़राब, लेकिन 24,200 को देखकर थोड़ी सी राहत की सांस ली है, क्योंकि डर यही था कि हम 24,000 पर जाकर टिकते हुए दिखाई देंगे। आखिरी 6 सेकंड है आपके लिए। मैं आपको ओवर द वीक दिखा देती हूँ। चलिए, घंटी बज गई है, तो ओवर द वीक की सिचुएशन क्या बनी इस
इंडेक्स की वो आपके सामने पेश करेंगे। इस हफ्ते निफ्टी ने करीब 3% गंवाए हैं, 2.9% टू बी प्रिसाइज। निफ्टी बैंक का भी हाल यही था, 2.65% के नुकसान पर ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप गौर करिएगा कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का हाल क्या था और साथ ही साथ आपका स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या देखने को मिला। वहाँ पर भी इस हफ्ते आप देख रहे हैं मिड कैप इंडेक्स, ये 7 ट्रेडिंग सेशंस है। मैं इस हफ्ते की बात कर रही हूँ, 5 ट्रेडिंग सेशंस की बात कर रही हूँ, जहाँ पर 3% का नॉक निफ्टी और निफ्टी बैंक ने आपको दिखाया है। ओवर द वीक कुछ टॉप लूजर्स आपकी स्क्रीन पर पहले आ जाएंगे और आज का जो तगड़ा झटका लगा है वो है इंडसइंड बैंक की तरफ से 23%, फिर पूरे हफ्ते में इसने काम कर लिया है टॉप लूजर का। टाटा कंज्यूमर 10% नीचे, बीपीसीएल में करीब 10.5% का नॉक, अदानी एंटरप्राइजेस 10% नीचे, आपका हिंडाल्को, M&M, HUL जैसे काउंटर्स, L&T जैसे काउंटर्स 6 से 7% के नुकसान पर ये क्लोज दिखाते हुए नजर आए हैं। तो ये टॉप मोस्ट लूजर्स रहे हैं इस हफ्ते के। थोड़ा सा सपोर्ट ऑफ कोर्स HDFC बैंक ने दिया। HDFC बैंक आज शांत था, लेकिन ओवर द वीक आई थिंक 4% के गेन्स। बजाज ऑटो जिसने इस बिकवाली की पूरी शुरुआत की थी, वहाँ पर थोड़ी सी पोजीशंस बनी, ये हफ्ता 1.5% ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं। और टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, HCL टेक जैसे काउंटर्स हैं। अच्छा नहीं, बजाज फाइनेंस पर रुक जाएंगे क्योंकि उसके बाद सारे वो लूजर्स ही आ जाएंगे। बजाज फाइनेंस एब्सोल्युटली फ्लैट, वो कुछ स्टॉक्स जिन्होंने थोड़ा सा साथ दिया है। तो एक और बिकवाली का भयानक दिन, इनफैक्ट क्या सेंसेक्स निफ्टी में लगातार 5 दिन नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप सेलिंग हुई, लेकिन एक अच्छी चीज़ हो गई, मार्केट को 330 हो गए, तो मतलब मार्केट बंद हो गई और वीकेंड आ गया। वीरू वीकेंड एंजॉय करिए फिर, क्योंकि काफ़ी ख़राब वीक था। हाँ, अब ये है कि सोमवार को 9-15 तक तो सपोर्ट है अनुज, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखी जाएगी 9-15 के बाद कहाँ रेजिस्टेंस मिलता है। मीनवाइल इस वीकेंड के रेस्ट की बहुत ज़रूरत थी, हमें भी, आपको भी। बाकी वक्त थोड़ा बहुत कमज़ोर है, शायद ये भी सुधर जाएगा। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ फिर सोमवार को मिलेंगे आपसे मैं, अनुज, हर्षता और आशीष सुबह 6:57 पर मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद 8 बजे अनुज के साथ मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।